हेलो दोस्तों। आज रात हम सामंती जापान की सुंदर, अनुशासित और अक्सर क्रूरतापूर्ण रूप से निर्मम दुनिया से शुरुआत करते हैं। वही समुराई सम्मान, सख्त नियमों और बेहद कठोर नतीजों का। यह चेरी के फूलों, खूबसूरत कविताओं और एक ऐसी दिनचर्या का देश है जो दोपहर के भोजन तक हम में से ज्यादातर लोगों को पूरी तरह से तोड़ देती है। तो आराम से बैठने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा समय निकालें, लेकिन तभी जब आपको मेरा यहाँ काम वाकई पसंद आए। और मुझे कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और आपके लिए अभी क्या समय है। यह देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि दुनिया भर से कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। अब लाइटें धीमी कर दें, शायद उस हल्की पृष्ठभूमि की गुनगुनाहट के लिए पंखा चला दें और चलिए आज रात की यात्रा में साथ साथ आराम से चलें। सामंती जापान में आप जागकर अपना रास्ता नहीं चुनते, आप जागते हैं और यह पहले ही जन्म से, खून से और पीढ़ियों से मरे हुए लोगों द्वारा चुना जा चुका होता है। समाज में आपकी भूमिका कोई सुझाव नहीं है, यह एक आजीवन कारावास है। क्या आप एक समुराई परिवार में पैदा हुए थे? आप भाग्यशाली हैं। अब आप तलवार, धनुष और अपने स्वामी के सामने ठीक से बैठने के 10,000 तरीकों के लिए जिम्मेदार हैं। किसान के रूप में जन्मे, बधाई हो। अगले 40 साल आप एड़ियों में सने कीचड़ में बिताएंगे और आपके बच्चे भी हमेशा कीचड़ में ही रहेंगे। कोई बायोडेटा नहीं है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का कोई तरीका नहीं है। आप या तो समुराई हैं, किसान, कारीगर या व्यापारी, और एक बार जब आपकी जगह बन गई तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। रैंक बढ़ाने की कोशिश करना सिर्फ नापसंद ही नहीं है, यह दंडनीय है। सामंती जापान में आप सीढ़ी नहीं चढ़ते, आप उसके आगे झुक जाते हैं। और हम अभी तक ईटीए यानी अछूतों तक भी नहीं पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जो मौत से जूझते हैं, कसाई, जल्लाद, चमड़े के कामगार। समाज को इनकी जरूरत है, लेकिन वह दिखावा करता है कि उनका कोई वजूद नहीं है। वे नौकरी वाले भूत की तरह हैं, जरूरी नौकरी लेकिन भूत। यहाँ तक कि वर्गों के भीतर भी स्थिति बदतर होती जाती है। मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है ना। आपके पास सिक्के हैं, लेकिन सामंती जापान में आप सबसे निचले पायदान पर हैं। क्यों? क्योंकि आप बिना मेहनत के पैसा कमाते हैं, जिसे नैतिक रूप से संदिग्ध माना जाता है। हाँ, आप सचमुच इतने कुशल हैं कि आपको सम्मान नहीं मिलता। इस बीच किसानों पर उनके चावल पर इतना भारी कर लगाया जाता है कि अगर वे ज्यादा दे देते हैं तो वे भूखे मर जाते हैं। अगर वे बचने के लिए छिपते हैं तो यह देशद्रोह है। अक्सर सिर कटवा दिए जाते हैं। समुराई, आपको सम्मान मिला है, लेकिन आप लगातार इस डर में जी रहे हैं कि कहीं गलत समय पर छींक ना आ जाए और आप अपने स्वामी, अपने पूर्वजों, अपने दर्जी या अपनी तलवार का अपमान न कर दें। औरतों, आपने पूछा तक नहीं, लेकिन नहीं, आप इससे भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपका वर्ग चाहे जो भी हो, आपकी आज़ादी वहीं खत्म होती है जहां आपके पिता की राय शुरू होती है। आपको जो कहा जाएगा आप उससे शादी करेंगे, जिसकी आज्ञा माननी है उसकी बात मानेंगे, और अगर आपको कविता सीखने की इजाज़त मिले तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। तो हाँ, आप जन्म लेते हैं, आपको एक पोशाक और पटकथा दी जाती है और फिर मंच पर धकेल दिया जाता है। समाज के, चाहे आप प्रदर्शन करना चाहें या नहीं। यह सुरुचिकर है, काव्यात्मक है और चुनाते हुए अपरिहार्य, और यह सब नाश्ता करने से पहले ही होता है। आपको शायद लगता होगा कि सामंती जीवन सिर्फ धूल और गंदगी से भरा था, लेकिन जापान स्वच्छता को बहुत गंभीरता से लेता था, बेहद गंभीरता से। दरअसल यह प्रैक्टिकली एक धर्म था, जो तब तक प्यारा लगता है जब तक आप इसे सर्दियों में अनुभव नहीं करते। आप अपने दिन की शुरुआत नहाने से करते हैं, किसी आरामदायक टाइल वाले बाथरूम में गर्म तौलिए और खीरे के साबुन के साथ नहीं, बल्कि किसी कुएं या झरने से लाए गए बर्फीले पानी से भरे पत्थर के बेसिन में। वहाँ कोई हीटिंग नहीं है, बातचीत होती है। आप अपने चेहरे और हाथों पर पानी छिड़कते हैं, कांपते हैं, मानो पूर्वज आपको पंजे होने की सजा दे रहे हों। साबुन सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब आप अमीर हों, और तब भी यह राख या चावल की भूसी से बना होता है और इसकी गंध ऐसी होती है जैसे किसी साधु ने चरित्र की परीक्षा के लिए इसे गढ़ा हो। ग्रामीण इलाकों में अगर आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक स्थानीय स्नानघर है, तो वह स्वच्छता का केंद्र बन जाता है। सामुदायिक केंद्र लकड़ी जलाकर गर्म होता है और गांव से भरा होता है, और सामुदायिक से हमारा मतलब है बिल्कुल भी चिंता नहीं। आप अपने पड़ोसियों, बॉस, होने वाले ससुराल वालों और शायद अपने मकान मालिक के बगल में बिल्कुल चुपचाप नहाते हैं, यह दिखावा करते हुए कि यह अजीब नहीं है। आप पहले साफ करते हैं, फिर भिगोते हैं। स्वच्छता पवित्र है, नहाने के पानी को गंदा करना सामूहिक आत्महत्या।
लेकिन अगर आप स्नानघर के पास नहीं हैं तो आप जब भी हो सके जितना हो सके नहाते हैं। आप नमक या किसी टहनी से अपने दांत साफ करते हैं। आपके नाखून साफ सुथरे रहते हैं। आपके कपड़े नियमित रूप से हवादार होते हैं। आप ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि यह ट्रेंड में है, बल्कि इसलिए क्योंकि अस्वच्छ रहना स्पिरिचुअली और सामाजिक रूप से शर्मनाक माना जाता है। और अगर आप समुराई हैं तो दबाव बढ़ा दीजिए। आपका स्वामी कभी भी आपका सिर से पैर तक निरीक्षण कर सकता है। गंदे नाखून, बेइज्जती, झुर्रीदार चोगा, अनादर, प्रणाम के दौरान शरीर से बहुत ज्यादा दुर्गंध, हो सकता है कि आप फिर कभी उठ ही ना पाएं। महिलाओं से चेरी के फूलों जैसी खुशबू और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। नहाना अनुष्ठान किया जाता है। त्वचा की देखभाल सैन्य सटीकता के साथ की जाती है और बालों को घंटों तक जटिल स्टाइल में रखा जाता है। ये सब इसलिए ताकि आप चावल के ओखल से काम कर सकें और फिर भी उसे करते हुए गरिमामय दिखें। हाँ, सामंती जापान साफ सुथरा था, बहुत साफ सुथरा, लेकिन इसकी एक कीमत थी। जमा देने वाला पानी, अंतहीन सजने संवरने की प्रक्रिया और लगातार ये एहसास कि कोई आपके पैरों की स्वच्छता का आकलन जरूर कर रहा है, आत्मा को झकझोर देता है। मान लीजिए कि आप योद्धा वर्ग समुराई में पैदा हुए हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? फैंसी तलवारें, रेशमी वस्त्र, चेरी के फूलों के नीचे काव्यात्मक तलवारबाजी। अब बारीकियों पर बात करते हैं। सामंती जापान में समुराई होना कटाना घुमाने और सम्मान की दुहाई देने के बारे में नहीं है। ये कभी भी गलती ना करने के बारे में है। आपके जीवन का पूरा ढांचा बुशिदो योद्धा के तरीके से संचालित होता है। एक ऐसी सख्त आचार संहिता जिससे आपके पूर्वज भी घबरा जाते हैं। आप अपने लिए नहीं जीते, आप अपने डेमो, आपके स्वामी, उनका वचन ही कानून है। उनका मिजाज मौसम का मिजाज है और आपका काम इतनी निष्ठा से उनकी सेवा करना है कि आप उन्हें थोड़ा निराश करने के बजाय बुरी तरह मरना पसंद करेंगे। कोई दबाव नहीं। अवज्ञा, अपमान, असफलता, अपमान, अपनी आवाज को अनुचित तरीके से उठाना, अपमान, चाहे समारोह के दौरान गलत व्यक्ति को तिरछी नजर से देखना, आपने सही अनुमान लगाया, अपमान। अपमान ऐसी चीज नहीं है जिससे आप बचकर निकल जाएं। यह ऐसी चीज है जिसका प्रायश्चित आपसे अपेक्षित है, आमतौर पर अपनी आंतों से। ये कोई रूपक नहीं है, ये सेप्पुकू है, एक अनुष्ठानिक आत्महत्या। अपमानित समुराई से अपेक्षित, आप घुटने टेकते हैं, एक शॉर्ट ब्लेड निकालते हैं और चलो वहीं रुक जाते हैं। आप समझ गए होंगे, ये दुर्लभ नहीं था। ये गरिमा बनाए रखने का एक सम्मानित, यहां तक कि मनाया जाने वाला तरीका था। बहुत बुरी तरह से गड़बड़ करने पर आपके स्वामी आपको एक शॉर्ट ब्लेड और एक शांत कमरा देकर कह सकते थे, तुम्हें पता है क्या करना है। इसके अलावा समुराई से लगातार प्रशिक्षण की अपेक्षा की जाती थी। तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, रणनीति, सुलेख, कविता, सभी सही मुद्रा बनाए रखते हुए, और एक ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति जिसने कभी खुशी नहीं जानी, बस एक गहरी दायित्व की भावना। बहुत जोर से हंसना, बेढंगा हंसना, डर दिखाना, कमजोरी दिखाना, भावुक होना, शर्मनाक। आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपकी तलवार बेदाग होनी चाहिए और आपका आचरण इतना सम्मानजनक होना चाहिए कि दूसरे लोग असहज महसूस करें। और अगर आप कभी बिना वजह गुस्से में तलवार उठा लेते हैं, किसी वरिष्ठ का अपमान करते हैं या कोई द्वंद्व युद्ध हार जाते हैं, तो आप सिर्फ हारते ही नहीं बल्कि सब कुछ हार जाते हैं। समुराई होना गौरव की बात नहीं है, ये अनुशासन, मौन और बिना पलक झपकाए हर दिन गुजारने के बारे में है। तो हाँ, आप कवच में अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अस्तित्वगत विनाश से सिर्फ एक भाव की झटके की दूरी पर हैं। तो आप समुराई पैदा नहीं हुए, न तलवार, न कविता, न नाटकीय निरस्त्रीकरण का कोई मौका। यही अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि आप एक किसान हैं, जिसका मतलब है कि आपका पूरा अस्तित्व मिट्टी, पसीने, पीठ दर्द और सरकार द्वारा अनिवार्य चावल वितरण का मिश्रण है। आप सूरज के साथ इसलिए उठते हैं क्योंकि आप प्रकृति के साथ एकाकार हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जमीन का कर अपने आप नहीं चुकाया जाता। और हाँ, आपकी फूस की झोपड़ी में न दरवाजे हैं न खिड़कियां, और किसी की बकरी आपके बिस्तर पर आकर लेट गई है। अगर आप भाग्यशाली रहे तो नाश्ते में एक कटोरी चावल का दलिया और पिछले हफ्ते का अचार। अगर आप बदकिस्मत रहे तो नदी के पानी के छींटे मारकर भूख न लगने का नाटक करें। फिर चावल के खेतों की ओर प्रस्थान, जो यात्रा वृत्तांतों में तो शांत लगते हैं, लेकिन असल में कीचड़ के गड्ढे हैं जो आपकी आत्मा को 12 घंटे में धीरे धीरे तोड़ने के लिए बनाए गए हैं।
आप पौधे लगाते हैं, खरपतवार निकालते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज कोई डाका ना पड़े, और जब सूरज ढल जाता है तो आप लंगड़ाते हुए घर लौटते हैं और पाते हैं कि आपका एक बैल वाला गायब है और गांव का मुखिया आपसे अनाज की कमी के बारे में बात करना चाहता है। टैक्स बेरहम होते हैं, आपको सिक्कों में भुगतान नहीं मिलता, आप उन्हें चावल से चुकाते हैं। आपका परिवार जो बचता है उसे खाता है, जो ज्यादा नहीं होता, खासकर अगर फसल खराब रही हो या आपके स्वामी का भतीजा गलती से सैन्य अभ्यास के दौरान आपके खेत में घोड़ा घुमाकर घुस गया हो। शिकायत करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है, आप नहीं कर सकते। पलटकर बात करने पर आपको कोड़े मारे जा सकते हैं, निर्वासित किया जा सकता है या लाश बना दिया जा सकता है। अगर आप वाकई भाग्यशाली हैं तो आप गांव के बुजुर्ग बन सकते हैं, जिसका मतलब है कि लोग अब भी आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन अब आपकी सलाह को नजरअंदाज करने से पहले पूछेंगे। और याद रखिए, आपको कानूनी तौर पर बिना अनुमति के गांव छोड़ने की अनुमति नहीं है। आप असल में चावल पर आधारित एक कैदी हैं जिसके टखने मौसमी रूप से सड़ जाते हैं। कुछ त्योहार होते हैं, आप हफ्ते भर की शराब पीकर नशे में धुत हो जाते हैं, एक गोले में नाचें और ये सोचने की कोशिश ना करें कि 4 दिन बाद कैसे रोपाई का मौसम फिर से शुरू हो जाएगा। तो हाँ, आप अर्थव्यवस्था की नींव है, समुराई लोगों के खाने की वजह है और वो शख्सियत जिसके वजूद को सब भूल जाते हैं। और नहीं, आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि सामंती जापान कड़ी मेहनत, पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट सहने और उम्मीदें बेहद कम रखने में यकीन रखता है। आपको भूख लगी है? बिल्कुल लगी है। आप सूर्योदय से ही जुताई, बुआई, पसीना बहा रहे हैं और विनम्रता से मर नहीं रहे हैं। खाने का समय हो गया है। लेकिन सामंती जापान में खाने का मतलब भोग विलास नहीं होता। वो जीने, सादगी और अपने ससुराल वालों के सामने मछली की हड्डी खाकर दम ना घुटने के बारे में होता है। अगर आप किसान हैं तो आपका आहार चावल है। नाश्ते में चावल, दोपहर के भोजन में चावल, रात के खाने में चावल। अगर आप भाग्यशाली हैं तो ये असली चावल है। अगर आप भाग्यशाली नहीं हैं तो ये चावल होने का दिखावा भर है। आपको 1-2 शलजम मिल सकता है। अगर देवता अच्छे मूड में हो तो थोड़ी सी अचार वाली मूली, मांस, ये सब डैमो या उस मुर्गे के लिए जिसने आपको अजीब तरह से देखा और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कभी कभी मछली, लेकिन वो सूखी, नमकीन और इतनी तीखी होती है कि आपके दांत खट्टे हो जाएं। सूप, आमतौर पे मीसो, अगर आप 2 तैरती पत्तों वाले गर्म खारे पानी को सूप कह सकते हैं। ये स्वादिष्ट होता है। हाँ, उसी तरह समुद्री पानी भी हाइड्रेटिंग होता है। अब अगर आप समुराई हैं तो आपको बेहतर खाना मिलता है, लेकिन आप अपने स्वामी, उनके मेहमानों और उनके द्वारा प्रभावित किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के बाद सबसे आखिर में खाते हैं। इसका मतलब है ठंडा चावल, ठंडा सूप और दूसरों को खाते हुए देखने का अनंत आनंद, जबकि ये दिखावा करना कि आप प्रतीक्षा करने के लिए बहुत सम्मानित हैं। इसके अलावा सब कुछ है मौसमी, इसलिए नहीं कि ये चलन में है, बल्कि इसलिए कि इसमें कोई रेफ्रिजरेशन नहीं है, कोई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नहीं है, और अगर आप इसे खुद नहीं उगाते तो शायद इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जब सर्दी होती है तो ये प्रकृति का उपवास करने का सुझाव देना है, और भगवान ना करे कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। चिकित्सा आशावादी है, स्थानीय उपचार है, लेट जाओ और अपने पूर्वजों के बारे में सोचो, या तो आप ठीक हो जाएंगे या उनमें से एक बन जाएंगे। भोजन की चोरी एक गंभीर अपराध है। 1 कटोरा चावल चुरा लो और तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम्हें सार्वजनिक रूप से ये दिखाने का मौका मिलेगा कि हम दैनव के प्रतीक को क्यों नहीं छूते। चाय, ये मौजूद है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। चाय समारोह एक जटिल प्रदर्शन है जो वास्तव में प्यास बुझाने से ज्यादा आसन, शिष्टाचार और आस्तित्विक विनम्रता पर केंद्रित है। तो हाँ, भोजन पवित्र, शांत और सम्मानित होता है, लेकिन ज्यादातर ये सादा, छोटा और इसमें कम से कम एक कुरकुरा रहस्यमय डिशन होता है। और नहीं, आप शिकायत नहीं कर सकते जब तक कि आप ये ना चाहें कि आपका अगला खाना आपकी नाक से परोसा जाए। तो आपने अभी अभी कुरकुरे मछली के सूप का अपना साधारण कटोरा खत्म किया है। कोई कुछ बेतुका कह देता है, हो सकता है आपके स्वामी कोई बगाई को बुदबुदाएं, हो सकता है आपका गांव एल्डर मुस्कुराए, हो सकता है आपका पड़ोसी जिद करे कि उसकी गाय मौसम का पूर्वानुमान लगा सकती है, और बेपरवाह मूर्खतापूर्ण मालों में आप उसे सुधारने के बारे में सोचते हैं। ऐसा मत कीजिए। सामंती जापान में आपकी राय एक बोझ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई अवधारणा नहीं है। यह अपमान, निर्वासन या अचानक करियर खत्म करने वाले सिर कटने का तेज रास्ता है। सामाजिक पदानुक्रम कठोर है और हर शब्द का वचन होता है। अपने वर्ग से ऊपर बोलो, तुम आवेग में हो। अपने से ऊपर किसी की आलोचना करना, आप ढीठ हैं। ऐसा मजाक करना जो लोगों को पसंद ना आए, देशद्रोह है। परिवारों में भी आपको सावधानी से चलना चाहिए। एक बेटा अपने पिता की बात नहीं काटता, एक पत्नी अपने पति को नहीं सुधारती, और कोई भी, बिल्कुल भी नहीं, डेमियो से सवाल नहीं करता जब तक कि वे हमेशा से तलवार की नोक के जरिए परलोक की खोज में न लगे हों। समुराई को संयमित, शांति से बोलने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ तक कि गुस्से में भी। तीखी जबान कुंद तलवार से भी बदतर होती है। यह अशोभनीय है।
ये खतरनाक है और ये किसी को अपनी इज्जत वापस पाने के लिए आपको मारने की अजीब स्थिति में डाल सकती है, जिसके लिए हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है। सामंती जापान में माफ़ी मांगना एक कला है। आप सिर्फ कहते नहीं, आप झुकते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप अपनी शर्मिंदगी के बारे में कविता भी लिख सकते हैं। आप एक जीवित पक्षी या सजावटी कंघी जैसा कोई उपहार भी भेज सकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि उसे पाने वाला आपको किसी भी तरह से गहना ना पहना दे। और अगर आपका लहजा बहुत ज़्यादा लापरवाह है तो भगवान आपकी मदद करे। किसी गलत शब्द का अर्थ व्यंग्य, अवज्ञा या आध्यात्मिक पतन के रूप में लगाया जा सकता है। मौन लगभग हमेशा सुरक्षित होता है। हास्य भी एक कठिन रस्सी पर चलने जैसा है। गलत बात पर हंसना अनादर माना जा सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हंसना ये दर्शा सकता है कि आप खुद को उनके स्तर का समझते हैं, और इसी तरह लोग रहस्यमय तरीके से सुदूर उत्तर में पहुंच जाते हैं। तो हाँ, तकनीकी रूप से आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यवहार में आप सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी राय आपके मुंह से कभी ना निकले। क्योंकि सामंती जापान में बेबाक बातें सिर्फ जहाज नहीं डुबोती, वे सामाजिक प्रतिष्ठा और कभी-कभी आपके पूरे वंश को डुबो देती हैं। सामंती जापान में फैशन आत्म अभिव्यक्ति के बारे में नहीं है, ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर कोई आपकी आस्तीन देखकर ही जान ले कि आप उनसे कितने नीचे हैं। आपके कपड़े आपकी व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते, ये हमारी स्थिति, हमारे उद्देश्य और इस बात को दर्शाता है कि आपको कानूनी रूप से समुराई द्वारा रोके बिना अपनी बात रखने की अनुमति है या नहीं। आइए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। समुराई रेशमी वस्त्र पहनते हैं, कभी कभी कवच युक्त, हमेशा गरिमापूर्ण। उनके पहनावे को उनकी स्थिति और तत्परता का संकेत देने के लिए सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है। रंग गहरे नीले, मिट्टी के भूरे और कभी कभी रक्त लाल रंग की झलक सुरुचिपूर्ण, अशुभ और लगभग हमेशा ये संकेत देते हैं कि मैंने एक आदमी को एक फैशन के झूठे प्रस्ताव से कम के लिए मार डाला है। और हाँ, तलवारें। एक समुराई का दाई शो, लंबी और छोटी तलवारों का जोड़ा एक हथियार सेट से कहीं अधिक है। ये अधिकार का चलता फिरता प्रतीक है। सार्वजनिक रूप से इन्हें पहनना अंतिम विकल्प है। इन्हें गलत तरीके से पहनना अत्यधिक तीखेपन के साथ सार्वजनिक रूप से सुधारे जाने का पहला कदम है। दूसरी ओर किसान सूती और विनम्रता से कपड़े पहनते हैं। भूरा, सलेटी और बेज रंग आपके परिधानों पर हावी होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे अति सूक्ष्मवादी हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि रंगे हुए कपड़े पर पैसे लगते हैं और आप रंगों के मेल की चिंता करने के बजाय जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपका पहनावा कहता है कि हाँ, मैं कीचड़ में काम करता हूँ, नहीं, मैंने ये जीवन शैली नहीं चुनी, हाँ, ये मेरे लिए एकमात्र चप्पल है। व्यापारी बेहतर कपड़े पहनते हैं, आखिरकार उनके पास पैसा तो है, लेकिन सामाजिक रूप से वे अभी भी समुराई और किसानों से नीचे हैं, इसलिए वे इसे कम ही रखते हैं। अमीर लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, रेशम हाँ लेकिन विनम्र। धनी व्यापारी परिवार इतने सम्मानजनक दिखने में माहिर होते हैं कि पश्ती पर किसी ऊबे हुए समुराई की नज़र उन पर ना पड़े। कारीगर और शिल्पकार साफ सुथरे लेकिन शालीन कपड़े पहनते हैं। उनके कपड़े टिकाऊ, व्यावहारिक और सबसे महत्वपूर्ण अविनय होते हैं। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना एक व्यक्तित्व दोष माना जाता है। और फिर कुछ महिलाएं हैं जिन्हें शालीनता, आज्ञाकारिता और 12 तह किए गए कपड़े पहनने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। हेयर स्टाइल कोडेड होते हैं, किमोनो पैटर्न मौसमी होते हैं, और अगर आप किसी अलग त्योहार के लिए बने रंग के कपड़े पहनते हैं तो बधाई हो, आपने अपने पूरे घर का अपमान किया है और शायद पड़ोस में कानाफूसी की जंग शुरू कर दी है। इसलिए संक्षेप में, आप जो पहनते हैं वो सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये पद, रीति रिवाज और स्वर्ग और आपकी सास दोनों के रोजाना के फैसले से बचने के बारे में है। तो आप चेरी के फूलों के नीचे चांदनी में सैर, कागज की लालटेन के नीचे फुसफुसाती कविताएं, या शायद किसी समुराई या किसी वर्णित प्रेमिका के बीच एक नाटकीय चुंबन की कल्पना कर रहे हैं। यस, नो। सामंती जापान में प्यार एक गौण प्रशंसा है और ऐसा नहीं है जिसे आप पूरा कर पाएं। शादी भावनाओं का नाम नहीं है, ये अलियांस, हैसियत, चावल पर कर और अपने पूर्वजों को शर्मिंदा न करने का नाम है। अगर आप इंसान हैं तो आपकी शादी आपके माता पिता और शायद गांव के बुजुर्ग तय करते हैं। प्रेम संबंधों की अनुकूलता पर चर्चा नहीं होती। मजबूत पैर और स्वस्थ दांत ज्यादा अहम माने जाते हैं। अगर आप सामुराई परिवार से हैं तो दांव और भी ज्यादा हैं। शादियां राजनीति का जरिया होती हैं। आपका साथी कबीले के गठबंधन को मजबूत करने, जमीन सुरक्षित करने या किसी अच्छे किमोनो से दुश्मनी मोल लेने के लिए चुना जाता है। लक्ष्य खुशी नहीं,
स्थिरता है। आदर्श रूप से ऐसा रिश्ता जो फसल के मौसम में ना टूटे। प्रेम पत्र हो सकते हैं, लेकिन तभी जब वे उत्तम सुलेख में उपयुक्त मौसमी रूपकों का इस्तेमाल करते हुए लिखे गए हों और किसी ऐसी नौकरानी द्वारा सावधानी से आगे बढ़ाए गए हों जो निश्चित रूप से बहुत कुछ जानती हो। बेशक महिलाओं की बात और भी कम सुनी जाती है। एक सामुराई बेटी की शादी 15 साल की उम्र में की जा सकती है, जिसके लिए सुलेख शिष्टाचार, सुई धागा और कभी भी खुलकर निराशा व्यक्त ना करने की कला में महारत हासिल करना जरूरी है। उसका काम है बेटे पैदा करना, चाय परोसना और बांसुरी सिखाने वाले से कभी प्यार ना करना। सच्चा रोमांटिक प्रेम जिसमें चुराई हुई नजरें और भावुक घोषणाएं होती हैं, कवियों, नाटकों और दुखद कहानियों का क्षेत्र है। अगर आप सामंती जापान में प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको दो अभिशप्त प्रेमियों के दायरे में एक नो ड्रामा देखना होगा जो धुंध में बदल जाते हैं। और अगर आप अपने निर्धारित रिश्ते के ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो शुभकामनाएं। व्यभिचार, निर्वाचन, अपमान या तलवार से जुड़ी संस्कृति से मृत्यु का कारण बन सकता है। सजा आपके जीवन साथी, आपके स्वामी या आपके ससुर वालों द्वारा दी जा सकती है, जो भी पहले पहुंचे। समुराई के लिए भी उपपत्नी रखना आम बात थी, लेकिन इससे चीजें आसान नहीं होती थीं। इससे लोगों को चुपचाप निराश करने का मौका मिलता था। तो हाँ, लोग गुप्त रूप से, दर्दनाक रूप से, कभी कभी गलत व्यक्ति से हमेशा सबसे बुरे समय पर प्यार करते थे। क्योंकि सामंती जापान में प्रेम निषिद्ध नहीं था, ये बस खतरनाक रूप से असुविधाजनक था। सामंती जापान में मृत्यु कोई दूर की बात नहीं थी। ये आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी, आपका रूममेट जो कभी किराया नहीं देता है लेकिन हमेशा आपके आसपास रहता है। आप रिटायरमेंट की योजना नहीं बनाते, आप अपने जाने की योजना बनाते हैं। क्योंकि यहाँ मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है, ये पट कथा का हिस्सा है। चलिए सामुराई से शुरू करते हैं। ये सम्मानित योद्धा 2 तलवारों और एक निजी मृत्यु योजना के साथ घूमते हैं। अगर वे कोई युद्ध हार जाते हैं तो सेपुको उनके सम्मान का अपमान होता है। सेपुको, साकियोन डाइमो का चोगा गिरा दो, नाटकीय पृष्ठभूमि संगीत के साथ सेपुको। और ये निजी नहीं है, ये सार्वजनिक, औपचारिक है और चाय समारोह की तरह सटीकता से किया जाता है, लेकिन आंतरिक रक्स तराव काफी ज्यादा होता है। लेकिन ये मत सोचिए कि किसानों की जिंदगी लंबी हो रही है। अगर आप किसान हैं और चावल की फसल बर्बाद हो जाती है तो आप भूख से मर रहे हैं। अगर आपका गांव अपना कर कोटा पूरा नहीं कर पाता तो आपके सिर का इस्तेमाल कोई बहुत कठोर बात कहने के लिए किया जा सकता है। सूखा, प्लेग, डाकुओं का हमला, अचानक मौत का अपना स्वाद चुने। और जब आपकी सबसे उन्नत दवा गर्म चाय और हर्बल आशावाद में दृढ़ विश्वास हो तो इन सब से लड़ने के लिए शुभकामनाएं। डाकुओं की बात करें तो वो असली हैं, वे हर जगह हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आपने पूरा साल उन व्याभिचारी मूली उगाने में बिताया है। शहरों के बाहर की सड़कें इतनी खतरनाक हैं कि लोग बस तब तक यात्रा नहीं करते जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। शायद हम अगले साल तुम्हारे चचेरे भाई से मिलने जाएंगे। वाक्यांश का वास्तव में अर्थ है मुझे जिंदा रहने में मजा आता है। अगर आप एक महिला हैं तो प्रसव एक पासा फेंकने जैसा है। जटिलताएं बहुत बुरा। दाइयां मददगार होती हैं, लेकिन सर्जरी के विकल्प ज्यादा प्रार्थना करने और एक और तौलिया उबालने जैसे होते हैं। अगर आपके पति की अपमानजनक मृत्यु हो जाती है तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप उनका अनुसरण करें, भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि सचमुच एक खंजर लेकर। और प्रकृति को भी ना भूलें। भूकंप, बाढ़, सुनामी, अकाल। जापान एक आपदा कलाकार है। आपका घर कभी भी बह सकता है या दफन हो सकता है और एकमात्र बीमा पॉलिसी एक मजबूत छत और गहरी आध्यात्मिक स्वीकृति है। लेकिन शायद सबसे अंधकारमय हिस्सा ये है कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इसे शांतिपूर्वक स्वीकार करें। तो शुभकामनाएं। अगर एक दिन आपका मूड खराब होता है और आप अपने स्वामी के साथ बहस करते हैं तो शुभकामनाएं। भाग्य से लड़ने के डर से विलाप करना अशोभनीय माना जाता है। एक सच्चा नायक मृत्यु के आगे झुकता है, कविता रचता है और अपने अंत को ऐसे स्वीकार करता है जैसे वो आपके कुल के साथ एक और अजीबोगरीब रात्रि भोज हो। तो हाँ, सावंती जापान सुंदर है, लेकिन नश्वरता उसकी शान का हिस्सा है। आधुनिक जीवन में आपको अपने सपनों का पीछा करने, अपनी पहचान बनाने और अपनी सच्चाई जीने के लिए कहा जाता है। सामंती जापान में आपका सच वही है जो आपका कुल आपको बताता है। व्यक्तिवाद कोई गुण नहीं है, ये खतरे की घंटी है।
आप भाग्य के एक अकेले सितारे की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंशवृक्ष की एक छोटी सी शाखा की तरह मौजूद हैं और आपका काम उस वृक्ष को किसी भी शर्मनाक व्यवहार जैसे राय व्यक्त करना या किसी व्यापारी की बेटी से प्यार हो जाने के कारण जलने से बचाना है। आपका कुल ही सब कुछ है। आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका भविष्य, ये सब आपके कुल नाम से प्रवाहित होता है। आप दायित्वों, सम्मान और अपेक्षाओं के एक ऐसे घने जाल का हिस्सा हैं जो किसी आध्यात्मिक स्प्रेडशीट जैसा लगता है। यहाँ तक कि समुराई, घरवीले, सम्मानित योद्धा भी अपने लिए नहीं लड़ते। वे अपने दाइमों, अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों के लिए लड़ते हैं। और अगर वे मरते भी हैं तो आदर्शतः ऐसा होता है कि सभी को अच्छा लगे, क्योंकि सम्मान के साथ मरना एक बात है, लेकिन इस तरह मरना जिससे आपके कुल को थोड़ी शर्मिंदगी हो, ये पीढ़ियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। आपके कर्म आपके पिता पर प्रतिबिंबित होते हैं, आपके पिता के कर्म आपके दादा पर प्रतिबिंबित होते हैं, आपके दादा के कर्म अभी भी प्रभावित कर सकते हैं कि अगले प्रांत में आपके चचेरे भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये संगति का अपराध नहीं है, ये जीवन का जुड़ाव है। क्या आप नूडल की दुकान खोलना चाहते हैं क्योंकि आपको खाना बनाना पसंद है? ये बहुत दुखद है। दुर्भाग्य से आपका कुल घोड़ों को पालता है, इसलिए आपको अगली सूचना तक उनके खुरों को ब्रश करना होगा। पेंटिंग में रुचि व्यक्त करना बहुत बढ़िया। आप उस मंदिर को सजाएंगे जिसे आपका परिवार सख्त दिशा निर्देशों के साथ प्रायोजित करता है, पूरी खामोशी से। और उस कांडाल के बारे में सोचना भी मत। एक गलत समय पर हुआ प्रेम प्रसंग, नशे में हुई घटना या बहुत ज्यादा बड़बोली सार्वजनिक कविता और शर्मिंदगी सबको झेलनी पड़ती है। तुम्हारे भाई बहनों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ शर्मिंदा थी, तुम्हारे परदादा को परिवार की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए शायद खुद को मारना पड़े। तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक प्रतिनिधि हो, एक शतरंज का मोहरा हो और पैरों वाला एक बोझ हो। लेकिन अगर तुम अपनी भूमिका बखूबी निभाओ, सही समय पर प्रणाम करो और जिससे कहा जाए उससे शादी करो, तो तुम्हारा कुल तुम्हारा नाम गर्व से बुलाएगा। और यही व्यक्तिगत उपलब्धि के तमगे का सामंती जापानी संस्करण है। मान लीजिए कि तुम सामाजिक पदानुक्रम, तलवार के रत्न, सम्मान प्रणाली और चावल टैक्स से बच गए हो, बधाई हो। अब मौसम से बचकर देखो। सामंती जापान प्राकृतिक सुंदरता का उत्कृष्ट नमूना है। बर्फ से ढके पहाड़, शांत जंगल, खिलते चेरी के फूल और पर्यावरणीय अराजकता का एक भयानक दुस्वप्न। नजारा बेहद खूबसूरत है, मौसम तुम्हें मरना चाहता है। शुरुआत करते हैं तूफानों से। प्रचंड तूफान जो क्रोधित देवताओं की तरह आते हैं, बारिश, हवा और चावल के कागज की दीवार की संरचनात्मक अखंडता को तहस नहस कर देते हैं। छतें उड़ जाती हैं, सड़कें गायब हो जाती हैं। चावल जो आपने पूरे मौसम बोया वो धीरे धीरे नीचे की ओर बह रहा था। फिर भूकंप आते हैं, अचानक, जोरदार और पूरी तरह से अप्रत्याशित। कोई चेतावनी सायरन नहीं, कोई अलर्ट सिस्टम नहीं, बस एक हल्की सी गड़गड़ाहट, अस्तित्वगत उलझन का एक छोटा सा पल और फिर आपका घर ढह जाता है। अगर आप इस झटके से बच भी गए तो फिर भी आपको आग लगने की चिंता करनी होगी, क्योंकि सब कुछ लकड़ी का बना है। तुम्हारे गलत फैसले सहित बाढ़ आना आम बात है। ज्यादा बारिश से नदियां उफान पर आ जाती हैं, आपका गांव कीचड़ से सना सूप का कटोरा बन जाता है, आपकी फसलें डूब जाती हैं, आपके जानवर भटक जाते हैं। आपका जमींदार अभी भी टैक्स चाहता है, बेशक अब ब्याज के साथ। सूखा भी उतना ही क्रूर होता है। हफ्तों तक कड़ी धूप और बारिश ना होने से जमीन फट जाती है और चावल के खेत किसी साधु के मजाक की तरह सूख जाते हैं। आप देवताओं से प्रार्थना करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, आप अपने अच्छे पड़ोसियों को गहरे संदेह से देखने लगते। और फिर सर्दी है। बर्फीली दुनिया नहीं बल्कि हड्डियों तक जमी ठंड, पतले कंबल और आधी रात तक बुझ जाने वाली आग जैसी। हीटिंग केंद्रीय नहीं है, ये सामुदायिक पीड़ा है। आप मिट्टी की अंगीठी पर हाथ सेकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल शीतदंश का फैशन न हो। यहाँ तक कि ज्वालामुखी भी कभी कभी इस उत्सव में शामिल हो जाते हैं। जापान अग्नि वलय का हिस्सा है। और हाँ, ये सुनने में जितना मजेदार लगता है उतना ही है। विस्फोट पूरे क्षेत्र को राख, लावा में दफना सकते हैं, या ये अजीब एहसास दिला सकते हैं कि आपका मंदिर अब एक रॉक गार्डन बन गया है। कोई फेमा नहीं है, कोई राष्ट्रीय राहत प्रयास नहीं है। अगर आपका घर गिर गया है तो उसे फिर से बनाएं। अगर आपका खाना खराब हो जाए तो आप भूखे रहेंगे। और अगर आपके स्वामी की संपत्ति भी प्रभावित होती है तो भी आपको कर देना होगा। आखिरकार आपदा कोई बहाना नहीं है। सामंती जापान में प्रकृति कोई पृष्ठभूमि तत्व नहीं है। ये एक सतत अनुस्मारक है कि देवताओं का भी दिन खराब हो सकता है। सामंती जापान में सत्ता नीचे की ओर बहती है और जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और दोष भी। क्या आपको लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं? दोबारा सोचिए, आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई होता है। मान लीजिए आप एक किसान हैं। आपका जीवन गांव के मुखिया द्वारा संचालित होता है, जो स्थानीय समुराई को जवाब देता है, जो दाइमेओं को जवाब देता है, जो होगुन को जवाब देता है, जो शायद सम्राट से फुसफुसाता है, जो इतना शासन नहीं करता। क्या वे महंगे वस्त्रों में राजधानी नहीं चलाएगा? यहाँ तक कि समुराई, जो क्रूर, तलवारधारी और न्याय के प्रवर्तक हैं, शीर्ष पर नहीं है।
वे अपना जीवन एक स्वामी की सेवा में, आदेशों की प्रतीक्षा में और कभी-कभी ऐसी लड़ाइयों में लड़ते हुए बिताते हैं जो उन्होंने उस ज़मीन के लिए शुरू नहीं की, जो उनकी नहीं है, उस गौरव के लिए जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं मिलेगा। सिद्धांत रूप में उन्हें सम्मानित किया जाता है। वास्तव में वे कटाना के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार किए गए बिचौलिए हैं। डेमो, वे शक्तिशाली स्वामी जो प्रांतों और सेनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब तक अछूत लग सकते हैं जब तक शोगुन ये तय न कर ले कि वे ज़रूरत से ज़्यादा दुस्साहसी हो रहे हैं। फिर अचानक उनके किलों की जांच की जाती है, उनके पत्रों को रोक लिया जाता है और बहुत ही सावधानी से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से उनका ध्यान हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि शोगुन, जो मिलिट्री तानाशाह है, जापान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसे दरबार, कुलों, अर्थव्यवस्था और कम से कम 4 चचेरे भाइयों पर नज़र रखनी पड़ती है जो उसकी चाय में जहर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शासन तो करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। इस बीच सम्राट तकनीकी रूप से सभी से उच्च पद पर होता है, लेकिन उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। वो एक पवित्र अवशेष की तरह है जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन अनदेखा भी नहीं कर सकते। वो रीति रिवाजों, नामों, युगों को आशीर्वाद देता है और कभी कभी कविताएं भी लिखता है। वो शायद कंगाल भी है। ये पदानुक्रम लचीला नहीं है, आप इस पर चढ़ नहीं सकते। आपको पद दिया जाता है और आप एक अति आज्ञाकारी बोनसाई वृक्ष की तरह वहीं रहते हैं। महत्वाकांक्षा की प्रशंसा नहीं की जाती, उससे डरा जाता है। जितना ऊंचा आप उठते हैं उतने ही करीब आपकी पीठ में तलवार धंसने के। ऊपर की ओर सम्मान की मांग की जाती है और नीचे की ओर अधिकार थोपा जाता है। आदेशों का पालन किया जाता है, उन पर चर्चा नहीं की जाती। मतभेद खतरनाक होते हैं और अगर आपको लगता है कि आप अपने पद से ऊपर हैं तो ये महत्वाकांक्षा नहीं, औपचारिक पोशाक में ये मृत्यु की कामना है। इसलिए आप जहाँ भी हों, किसान, व्यापारी, समुराई या सामंत, आपसे ऊपर कोई आपका भाग्य तय करता है और आपसे नीचे कोई आपके गिरने की उम्मीद करता है। सामंती जापान में आप क्या सीखते हैं और क्या कुछ सीखते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सामाजिक सीढ़ी पर कहाँ बैठते हैं। बिगाड़ने वाली बात, अगर आप नीचे के करीब हैं तो सीढ़ी ज़्यादातर अव्यवस्थित है और कभी कभी उसमें आग लग जाती है। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। समुराई बच्चे, वे भाग्यशाली होते हैं। छोटी उम्र से ही उन्हें पढ़ना, लिखना, तलवारबाजी, शिष्टाचार, कविता, तीरंदाजी, घुड़सवारी और हर समय बेदाग दिखने की प्राचीन कला सिखाई जाती है। एक समुराई लड़का 14 साल की उम्र तक मृत्यु पर कविता लिखना सीख जाता है। आप तो बस कर्सिव सीख रहे थे। उनकी शिक्षा कठोर होती है लेकिन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ, कुल की सेवा करना, रक्षा करना और उसे शर्मिंदा न करना। वे चीनी शास्त्रीय ग्रंथों, बौद्ध सिद्धांतों और इतनी सटीकता से प्रणाम करना सीखते हैं कि देवता भी ध्यान दें। फिर व्यापारी और कारीगर परिवार भी हैं। उन्हें कुछ शिक्षा मिलती है, आमतौर पर गणित, रिकॉर्डिंग, शायद थोड़ी बहुत पढ़ाई, लेकिन केवल वही जो व्यवसाय के लिए ज़रूरी है। आप कन्फ्यूशियस नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि थोक में पीछे कटे शलजम की कीमत कैसे निकाली जाए। व्यावहारिक है, हाँ, शानदार, सच्ची में नहीं। किसान बच्चों, शिक्षा कुछ इस तरह होती है, ये एक कुदाल है, ये चावल है, अब सूरज ढलने से पहले ही काम शुरू कर दो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें खेती करना, गुजारा करना और टैक्स कलेक्टर के सामने विनम्रता से मरना सिखाते हैं। साक्षरता दुर्लभ है, स्कूली शिक्षा एक विलासिता है। तुम सिर्फ वही किताब पढ़ोगे जो पेड़ पर टंगी है और जिसमें बताया गया है कि तुम्हारा टैक्स फिर से क्यों बढ़ा दिया गया। और लड़कियां, जब तक तुम किसी उच्च पदस्थ परिवार से नहीं हो, तुम्हें ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती। तुम्हें घरेलू कौशल, सिलाई, शिष्टाचार, शिक्षण समारोहों और घर चलाते समय मौन रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर तुम सचमुच भाग्यशाली हो तो तुम सुलेख या कविता सीख सकते हो, बशर्ते ये तुम्हें आध्यात्मिक सटीकता के साथ कपड़े तह करने से विचलित ना करें। सामंती जापान में शिक्षा व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, ये बिना सवाल पूछे अपनी भूमिका निभाने के बारे में है। मनोरंजन के लिए सीखने का विचार ही ज्यादातर बुजुर्गों को उनके प्यालों में बेहोश कर देगा। तो हाँ, ज्ञान ही शक्ति है और इसीलिए उन्होंने इसे इतना कड़ा नियंत्रण में रखा। सामंती जापान अद्भुत सौंदर्य बोध का देश था। पंखे के घुमाव से लेकर चाय के प्याले की स्थिति तक सब कुछ आत्मा को सुकून देने और आपके पूर्वजों को प्रभावित करने के लिए रचा गया लगता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, गलत काम करने पर आपको आंका जा सकता है और आंका जाएगा। सामंती जापान में संस्कृति सिर्फ कला नहीं है, ये परिणामों वाला प्रदर्शन है। आप फूलों को कैसे सजाते हैं, चाय ढालते हैं या किमोनो को कैसे मोड़ते हैं, ये मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जाता। ये उन सख्त नियमों का पालन करता है जो आपके पूरे वंश से भी पुराने हैं। एक फूल गलत जगह पर लगा और अचानक आप पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाते हैं, और वो भी किसी मजेदार चुलबुले अंदाज में नहीं। उदाहरण के लिए चाय समारोह को ही ले लीजिए, ये एक शांत, शांतिपूर्ण अनुष्ठान जैसा लगता है।
असल में ये एक सामाजिक बारूदी सुरंग है। हर चीज का समय तय होता है, हर हरकत कोरियोग्राफ की जाती है। मेहमान को ठीक उसी तरह बैठना है, प्याले को 2 बार घुमाना है, विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करनी है और चुपचाप पीना है। ये सब मन ही मन हिसाब लगाते हुए कि उन्होंने बहुत जल्दी, बहुत देर से या बहुत उत्साह से प्रणाम किया है। गलती कर बैठे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये अटपटा लगता है। सबसे बुरी बात है कि इसे आपके कलंकित परदादा से मिली एक चरित्र दोष या नैतिक कमी के रूप में देखा जाता है। फिर सुलेख है, अभिव्यक्ति का एक सुंदर रूप। सही, गलत, ये अनुशासन, व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक आत्मा के समन्वय की परीक्षा है। वो ब्रश स्ट्रोक सिर्फ स्याही नहीं है, ये आपकी आत्मा की मुद्रा का प्रतिबिंब है। गंदी लिखावट, शायद इस पर एक चिन्ह लगा हो जो भावनात्मक रूप से अस्थिर और झुकने में बुरा हो। कविता भी खतरनाक होती है। आप सिर्फ हाइकू नहीं लिखते, आप इसे सही मौसम में, सही तरह के कागज पर रूपक का उपयोग करके लिखते हैं, जो प्रकृति और आपकी भावनात्मक परिदृश्य दोनों को दर्शाता है, बिना ज्यादा व्यक्तिगत या भावुक हुए। आप में परिष्कार की कमी है, आप बहुत रूखे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से ठंडे और बहुत चालाक हैं। आप दिखावा कर रहे हैं और अब कोई आपको चांद देखने की पार्टी में आमंत्रित नहीं कर रहा। यहाँ की संस्कृति एक नाजुक खेल है। आप इसमें आराम करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए भाग लेते हैं कि आप शांत, परिष्कृत और असभ्य दिखने से बेहद जानलेवा डरे हुए हैं। सामंती जापान में सुंदरता सहज नहीं होती। ये रेशमी वस्त्रों में एक युद्ध क्षेत्र है और अगर आपकी इकेबाना व्यवस्था नियमों का पालन नहीं करती तो भगवान आपके बोनसाई पर रहम करें। आखिरकार हमने पदानुक्रम, स्वच्छता, सम्मान और अनंत चावल देखा। ईमानदारी से कहें तो आप सामंती जापान में एक दिन भी नहीं टिक पाते। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि आप कोमल हैं, बल्कि इसलिए कि ये समाज जीवित रहने के लिए नहीं बना था। ये समर्पण, सटीकता और शांत अथक आज्ञाकारिता के लिए बना था। हर पल आपके हाव भाव वफादारी की परीक्षा थी, इस बात की कि आप सही भावनात्मक लहजे में मौसमी अभिवादन करते हुए सही गहराई से झुके हैं या नहीं। अगर आप असफल होते तो परिणाम भुगतने पड़ते। सबसे अच्छा तो सार्वजनिक अपमान और सबसे बुरा तो अनुष्ठानिक मृत्यु। कोई छुट्टी का दिन नहीं था, बस आप जैसे थे वैसे ही रहने का। आप एक भूमिका में पैदा होते थे, आपको एक पटकथा सौंपी जाती थी और आपसे जीवन भर उसे बेहद शानदार तरीके से निभाने की उम्मीद की जाती थी। भटकना बहादुरी नहीं माना जाता था, इसे खतरनाक माना जाता था। व्यक्ति मायने नहीं रखता था, कुल मायने रखता था, स्वामी मायने रखता था, जमीन मायने रखती थी। अगर आप समुराई होते तो आप सदियों के सम्मान का बोझ ढोते थे और पेट चीरने से पहले कविता सुनाने का असली खतरा भी। अगर आप इंसान होते तो आप सुबह से लेकर तब तक जमीन पर काम करते जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी पर सवाल या निशान न लग जाए, इस उम्मीद में कि मौसम आपको धोखा ना दे या आपका स्वामी आपको धोखा ना दे। अगर आप महिला होती तो आपका जीवन अनुग्रह, मौन और त्याग का एक सावधानी पूर्वक प्रबंधित अभ्यास था। और अगर आप कोई और होती तो व्यवस्था इस तरह से बनाई गई थी कि आप वहीं रहें जहां आप हैं। सामंती जापान खूबसूरत था, हाँ, बेहद खूबसूरत। वास्तुकला, रीति रिवाज, कविता, कला, सब कुछ बारीकी से संवारा गया था, लेकिन वो खूबसूरती तीखे किनारों के साथ आई थी। इसके लिए इतने कड़े अनुशासन की जरूरत थी कि हड्डियां टूट सकती थी। इसके लिए इतने पूर्ण सम्मान की जरूरत थी कि वो पूरी तरह से व्यक्तित्व को निगल लेता। तो नहीं, आप नहीं टिक पाते। आप बेवक्त बोलेंगे या बहुत जोर से हंसना या गलती से अपने दाहिने पैर की बजाय बाएं पैर से दहलीज पार कर जाएंगे। आप झुकना भूल जाएंगे, आप कोई सवाल पूछेंगे, आप कुछ बदलना चाहेंगे और बस यही आपको व्यवस्था के लिए खतरा मान लेगा। लेकिन यही सामंती जापान की प्रतिभा और त्रासदी है। इसे आसान बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे सहने के लिए बनाया गया था। एक ऐसे युग में जहां महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बोलने की भी इजाजत नहीं थी, सेना की कमान संभालने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कैरिया की आर्टिमेसिया एक ऐतिहासिक खामी की तरह मौजूद थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समाज के सभी नियमों के अनुसार बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए था, और फिर भी वो वहां थीं, सिंहासन पर विराजमान, रानी और नौसेनाध्यक्ष का दोहरा भार ढोती हुई, प्राचीन विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली पुरुषों के साथ युद्ध की योजना बना रही थी। आर्टिमेसिया ने एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की के दक्षिण पश्चिमी तट पर बसे शहर हकारनसेस पर शासन किया। तकनीकी रूप से विशाल फारसी साम्राज्य के अधीन एक जागीरदार हकारनसेस कई क्षेत्रों का एक हिस्सा था, जो अक्सर क्षेत्रीय शक्तियों के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसा रहता था। लेकिन आर्टिमेसिया को केवल एक राजनीतिक पद विरासत में नहीं मिला था, उसने इसे खतरनाक बना दिया। वो रक्त से यूनानी, निष्ठा से फारसी और जीव विज्ञान से एक महिला थी। लौह और टेस्टोस्टेरोन के प्रभुत्व वाले युग में प्रत्येक पहचान का बहुत महत्व था।
उसके पिता संभवतः कैरी वंश के थे, जबकि उसकी मां क्रीट द्वीप से थी। अपने पति की मृत्यु के बाद किसी पुरुष उत्तराधिकारी के लिए पद छोड़ने की बजाय आर्टेमिसिया ने सत्ता की बागडोर संभाली। ये पहले से ही एक मौन अवज्ञा का कार्य था, लेकिन वो शासन करने तक ही सीमित नहीं रही, वो जीतना चाहती थी। जब महान ज़ेरेक्सिस ने लगभग 480 ईसा पूर्व ग्रीस पर अपना प्रसिद्ध आक्रमण शुरू किया, तो आर्टेमिसिया ने कुछ ऐसा किया जिसकी हिम्मत उसके समय की किसी अन्य महिला ने नहीं की थी। उसने युद्ध के लिए स्वेच्छा से भाग लिया, पट्टियां सिलने या सुरक्षित दूरी से प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि जहाज़ों की कमान संभालने और मौत का जोखिम उठाने के लिए। उसने अपने 5 जहाज चिकने, तेज और घातक पहुंचाए और उन्हें स्वयं युद्ध के मैदान में उतारा। और ज़ेरेक्सिस, जो भारत से मिस्र तक फैले साम्राज्य का शासक था, ने उसकी उपस्थिति को यूं ही बर्दाश्त नहीं किया। उसने उसकी बात सुनी, उसका सम्मान किया। ये एक साहसिक कदम था। कुछ लोग इसे मूर्खतापूर्ण कहेंगे। एक यूनानी जो भारत के लिए लड़ रहा था, देशद्रोही, एक महिला जो युद्ध के लिए जहाज पर थी, अकल्पनीय। लेकिन आर्टेमिसिया जानती थी कि वो क्या कर रही है। वो वंश या साम्राज्यों के प्रति वफादारी से प्रेरित नहीं थी, वो अस्तित्व और शक्ति का खेल खेल रही थी, और वो इसे अपने आसपास के अधिकांश मनुष्यों से बेहतर खेलती थी। तलवारों से पुरुषों द्वारा काटे गए संसार में आर्टेमिसिया ने अनुमति नहीं मांगी। उसने अपना बेड़ा बनाया, इतिहास रचा और किसी को भी उसे रोकने की चुनौती दी। ज़ेरेक्सिस का साथ देकर आर्टेमिसिया ने अपने ही लोगों यूनानियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने एक भी ओर के पानी में गिरने से पहले ही लोगों की भौहें चढ़ा दी। और ये केवल विश्वासघात की सामान्य फुसफुसाहट नहीं थी, ये व्यक्तिगत था। यूनानियों के लिए वो शानदार वस्त्रों में गद्दार थी, एक रानी जो भाड़े का सैनिक बन गई थी, एक ऐसी महिला जिसने एक विदेशी राजा की मेज पर अनुग्रह के लिए अपनी विरासत का सौदा किया था। लेकिन आर्टेमिसिया को जरा भी परवाह नहीं थी। वास्तव में उसने अपनी क्षमता दोगुनी कर दी। वो इस अभियान में ऐसे उतरी जैसे वो पारसी शक्ति के उच्च पटल पर बैठी हो, और कई मायनों में वो थी भी। ज़ेरेक्सिस, जो अपने चारों ओर क्रूर योद्धाओं और चाटुकारों को रखने के लिए प्रसिद्ध था, आर्टेमिसिया में कुछ ऐसा पाया जो उसने शायद ही कभी देखा हो। ईमानदारी, बेबाक तीखी ईमानदारी। उसने उसे वो नहीं बताया जो वो सुनना चाहता था, बल्कि वो जिसे जानना जरूरी था। परिषद की बैठकों में प्रतिष्ठित जनरलों से घिरी और खून से रंगे बूटों से सजी आर्टेमिसिया स्पष्टता और रणनीति के साथ बोलती थी, और वो शायद ही कभी गलत होती थी। सालामीस की कुख्यात लड़ाई से पहले उसने ज़ेरेक्सिस से यूनानियों के साथ सीधे नौसैनिक टकराव से बचने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि तंग जल डमरू मध्य भारत की संख्यात्मक लाभ को कम कर देगा। लेकिन ज़ेरेक्सिस अति आत्मविश्वास और चाटुकारिता में बहकर उसकी बात अनसुनी कर देता था। ये फैसला उसे बार बार परेशान करता। अपने फारसी अकुलियों के बीच भी आर्टेमिसिया की उपस्थिति जटिल थी। कई सेनापति उसके अधिकार से नाराज थे। आखिरकार वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो एक यूनानी महिला थी जिसने सत्ता के सामने सच कहा था और अपने जहाज़ों का नेतृत्व अविश्वसनीय सटीकता के साथ किया था। वो वहाँ किसी नाम मात्र के मुखिया या प्रतीकात्मक शुभंकर के रूप में नहीं थी, वो वहाँ जीतने के लिए थी। और ये बात कुछ मूंछ वाले सरदारों से ज़्यादा बेचैन कर रही थी जिन्होंने अपना जीवन विजय के धंधे में बिताया था। इसी बीच ग्रीस में उसका नाम एक धाक की तरह फैल गया। हेरोडोटस, जो कि खुद हकारनासेस का निवासी था, उससे मोहित और आश्चर्यचकित दोनों प्रतीत होता था। कुछ लोगों के लिए वो कवच पहने मेडूसा थी, दूसरों के लिए एक समझदार प्रतिभा जो एक आदमी की तरह और उनमें से अधिकांश से बेहतर सोचने का साहस रखती थी। आर्टेमिसिया कई चीजें थी, वफादार, रणनीतिकार, गद्दार, दूरदर्शी, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक राजनीतिक प्राणी थी जिसने एक कठोर सत्य को समझा था। युद्ध में पहचान झुक जाती है, केवल शक्ति ही शेष रहती है। अगर कभी कोई ऐसा मंच था जिसने आर्टेमिसिया की प्रतिभा और साहस की परीक्षा ली, तो वो सलामिस का युद्ध था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये ग्रीक फारसी युद्धों का नौसैनिक मुकाबला था। विशाल और अति आत्मविश्वासी फारसी बेड़ा एथेंस के पास संकरी जल डमरू मध्य में एक बहुत छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से तैनात यूनानी नौसेना से भिड़ गया। यहीं पर ज़ेरेक्सिस का अभियान लड़खड़ा गया, और यहीं पर आर्टेमिसिया ने अपने जीवन की सबसे चौंकाने वाली रणनीतिक चाल चली। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। आर्टेमिसिया ने ज़ेरेक्सिस को चेतावनी दी थी कि वो इन संकरी जलधाराओं में यूनानियों से न भिड़े।
उसने सही तर्क दिया था कि उनकी बेहतर गतिशीलता और इलाके से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण फारसी आकार का लाभ शून्य हो जाएगा। लेकिन जेरेक्सिस संख्या और अभिमान के नशे में उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। वो एक शानदार जीत चाहता था, बदले में उसे अपमान मिला। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, फारसी सेनाएं अराजकता में डूबती गईं। जहाज आपस में टकराते रहे, सेनाएं टूटती गईं और यूनानी टायर भारी भरकम जहाज़ों के बीच शार्क की तरह दौड़ते रहे। ये एक कत्लेआम था और इस सब के बीचों बीच आर्टेमिसिया थी, अपने प्रमुख जहाज की कमान संभालते हुए, सहयोगियों और दुश्मनों से घिरी हुई, एक ढहते हुए युद्ध में बचने की कोशिश कर रही थी। यहीं से मामला बेकाबू हो जाता है। एक यूनानी जहाज लगातार उसका पीछा कर रहा था। आर्टेमिसिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। उसने अपने जहाज को एक और फारसी जहाज, जो किसी मित्र राज्य के राजा का था, टक्कर मारकर डबोने का आदेश दिया। ये कदम इतना अप्रत्याशित था कि यूनानियों ने, ये मानते हुए कि वो उनकी तरफ होगी, उसका पीछा करना छोड़ दिया। वो बिना किसी नुकसान के भाग निकली। जेरेक्सिस, जो एक पहाड़ी की चोटी से देख रहा था, शायद ये सब देखकर अपने सहायकों की ओर मुड़कर कहा, मेरे आदमी औरतें बन गई हैं और मेरी औरतें मर्द। ये शायद किसी अधीनस्थ की सबसे बड़ी प्रशंसा थी, खासकर उसकी जिसने खुद को बचाने के लिए एक मित्र जहाज का बलिदान दिया हो। लेकिन आर्टेमिसिया का ये कदम सिर्फ बचने का नहीं था। ये रणनीति, दिशा भ्रम और निर्मम गणना का एक साथ मिश्रण था। उसने युद्ध के मैदान को पल भर में भांप लिया और एक पल में ऐसा फैसला लिया जिससे उसका जहाज, उसका दल और संभवतः उसकी अपनी जान बच गई। ये विवादास्पद था, ये क्रूर था, लेकिन कारगर रहा। हालांकि उस दिन कई फारसी सेनापति मारे गए या अपमानित हुए, आर्टेमिसियस एक विफल नेता के रूप में नहीं, बल्कि उन कुछ नेताओं में से एक के रूप में लौटा जिन पर जेरेक्सिस को अब भी भरोसा था। फारसी बेड़ा सलामिश से अपमानित होकर लंगड़ाता हुआ लौटा। जहाज खो गए, मनोबल टूट गया और फारसी नौसेना की अजेयता का मिथक मिट गया। कई सेनापतियों के लिए ये अंत की शुरुआत थी, लेकिन आर्टेमिसियस के लिए ये एक अजीब तरह की विजय थी। एक विनाशक अभियान के बीचों वो एक अकेली सक्षम व्यक्ति के रूप में उभरी, एक ऐसी महिला जिसने राजा को चेतावनी दी थी, निर्णायक कार्रवाई की और बिना किसी नुकसान के बच निकली। जेरेक्सिस ने इस पर ध्यान दिया। अब जमीन पर वापस आकर हार के जख्मों को चाटते हुए फारसी युद्ध मशीन को अपनी दिशा बदलनी पड़ी और सच्चे विश्वास के एक दुर्लभ क्षण में जेरेक्सिस एक बार फिर आर्टेमिसिया की ओर मुड़ा, किसी नई चीज की तरह नहीं, बल्कि अपनी सबसे विश्वसनीय सलाहकार की तरह। उसने उससे एक गहरा निजी सवाल पूछा। अब उसे क्या करना चाहिए था? आर्टेमिसिया हमेशा की तरह बेबाक। उसने उससे वही कहा जो कोई भी घमंडी सम्राट सुनना नहीं चाहता था, पीछे हट जाओ। उसने उसे फारस लौटने का और अपने भरोसेमंद जनरल मार्डोनियस को ग्रीस में बाकी अभियान की जिम्मेदारी सौंपने का आग्रह किया। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, एथेंस चल गया, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। यही उसका संदेश था। और अविश्वसनीय रूप से जेरेक्सिस ने उसकी बात सुनी। जिस आदमी ने अपनी युद्ध परिषद की ज्यादातर बातों को नजरअंदाज किया था, उसने एक अकेली महिला की सलाह मान ली। ये एक ऐसा पल था जिसने उस बात की पुष्टि कर दी जिसका दूसरों को सिर्फ अंदेशा था। आर्टेमिसिया सिर्फ बहादुर नहीं थी, वो राजनीतिक रूप से भी घातक थी। वो जानती थी कि कब लड़ना है, कब धोखा देना है और कब पीछे हट जाना है। उसकी शक्ति पाशुबल से नहीं आई थी, वह स्पष्टता से आई थी, जो राजाओं और विजेताओं के बीच कम थी। इसके बाद उसे जेरेक्सिस के पुत्रों की संरक्षिका की जिम्मेदारी सौंपी गई, एक ऐसा सम्मान जो बहुत कुछ कहता था। प्राचीन दरबारों में आप किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं सौंप सकते थे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते थे जिसकी वफादारी अटल हो और जिसके निर्णय पर भरोसा किया जा सके। साम्राज्य के हाशिए पर जन्मी एक महिला, आर्टेमिसिया, अब साम्राज्य के केंद्र में आ गई थी। हेलिकार्नस में वापस आकर वह अपनी जगह को लेकर अनिश्चित रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्विवाद महत्व की व्यक्ति के रूप में लौटी। उसकी किंवदंतियां जड़ें जमाने लगी। अब वो सिर्फ एक शासक नहीं थी, वो एक ऐसी महिला थी जो साम्राज्यों के सामने खड़ी रही और पलक भी नहीं झपकाती थी। जहां ज्यादातर लोग सुरक्षा और मौन की तलाश करते,
वहीं आर्टेमिसिया युद्ध में उतरी और किसी तरह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटी। हालांकि आर्टेमिसिया के सैन्य कारनामों ने उसे कुख्याति दिलाई, लेकिन उसकी विरासत सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं फैली। यह उन लोगों के मन में भी पनपी जिन्होंने इसे दर्ज किया, खासकर इतिहास के तथाकथित पितामह हेरोडोटस की कलम से, जिनका जन्म संयोग से हेलिकार्नस में हुआ था, वही शहर जिस पर आर्टेमिसिया का शासन था। इस भौगोलिक संयोग ने उसके जीवन के वृत्तांत में एक लगभग भयानक अंतरंगता जोड़ दी। वो किसी दूरस्थ मिथक के बारे में नहीं लिख रहा था, वो अपनी रानी के बारे में लिख रहा था। और फिर भी हेरोडोटस ने उसे स्त्री सद्गुण या विलन के व्यंग्य के रूप में पेश नहीं किया। उसने उसे इतिहास के अभिलेखों में कहीं ज्यादा दुर्लभ, एक सक्षम गणनावादी और सम्मोहन लेता के रूप में चित्रित किया। सलामिस की युद्ध का उसका वृत्तांत न केवल उसके साहस बल्कि उसकी कठोर व्यावहारिकता, मित्र राष्ट्रीय जहाज का डूबना, यूनानी भ्रम के बीच बच निकलना और इन सब की क्रूर प्रतिभा को उजागर करता है। हेरोडोटस की कृतियों में आर्टेमिसिया एक सेनापति से कहीं बढ़कर बन जाती है। वो एक विरोधाभास बन जाती है जिसकी प्रशंसा भी होती है और भय भी, सम्मान भी और संदेह भी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सम्मान कड़ी मेहनत से अर्जित किया गया था। वो पुरुषों की छाया में, ज़ेरेक्सीज और मार्डोनियस जैसे शक्तिशाली पुरुषों की छाया में रहती थी, लेकिन किसी तरह वो उन सबको मात दे देती थी। जब वे महत्वाकांक्षा में डूबे हुए थे, वो दूरदर्शिता पर तैरती रही। वो जानती थी कि कब लड़ना है और कब गायब हो जाना है। इस तरह का ज्ञान दुर्लभ है, और भी दुर्लभ जब ये एक ऐसी दुनिया में एक महिला से आता है जो स्त्रीत्व को नाजुकता के बराबर मानती है। और शायद यही बात हेरोडोटस को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। आर्टेमिसिया फिट नहीं बैठती थी, अपने समय के सांस्कृतिक ढांचे में नहीं, और निश्चित रूप से उन आरामदायक श्रेणियों में नहीं जिन्हें इतिहासकार गणना पसंद करते हैं। वो विद्रोही नहीं थी, लेकिन उसने अवज्ञा की। वो नारीवादी नहीं थी, क्योंकि ये अवधारणा मौजूद नहीं थी, लेकिन उसने अपनी योग्यता के बल पर पितरी सत्ता को कमजोर कर दिया। उसकी विरासत चुपचाप फैली, स्मारकों या स्वर्ण मूर्तियों के जरिए नहीं, बल्कि कहानियों और उन पुरुषों द्वारा गूंजती गूंज के जरिए जिन्हें ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि वो उनसे बेहतर थी। युद्ध परिषदों में उसने उन्हें मात दी, युद्ध में उसने उन्हें मात दी, और राजनीति में वो उनसे ज्यादा समय तक टिकी रही। उनके तमाम शोर शराबे के बावजूद उसके समय के पुरुषों को अपनी स्थिति को जीवित रखने के लिए लेखकों की जरूरत पड़ी। आर्टेमिसिया के पास कुछ बेहतर था, या जैसे हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक नीचे रखी और फिर से कलम उठाई, वो सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहा था, वो एक रानी के रूप में कहानी लिख रहा था। अजीब बात यह है कि आर्टेमिसिया नाम उसकी मृत्यु के बाद भी गायब नहीं हुआ। लगभग एक सदी बाद ये वापस लौटा, इस बार एक और रानी, आर्टेमिसिया द सीकू ऑफ केरिया के रूप में, एक हमनाम और संभवतः वंशज, जिसने हालिकर्नास पर भी शासन किया था। हालांकि दूसरी आर्टेमिसिया ने कभी युद्ध में बेड़े की कमान नहीं संभाली, फिर भी उसने अपना नाम इतिहास की जड़ों में दर्ज कर लिया, बिल्कुल शाब्दिक रूप से। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक, हैकरनास में मुसेलिम का निर्माण उनकी प्रसिद्धि का प्रमाण है। द्वितीय आर्टेमिसिया ने अपने पति मोसोलुस, जो उनके भाई भी थे, के लिए ये विशाल संगमरमर का मकबरा बनवाया था, क्योंकि प्राचीन वंशी राजनीति हमेशा से ही अजीबोगरीब रही है। लेकिन यह केवल शोक का सम्मान नहीं था, ये एक बयान था, एक पहचान का स्मारक था, और उस शक्ति की प्रतिध्वनि थी जो प्रथम आर्टेमिसिया के पास थी। इतिहासकार लंबे समय से इस बात पर बहस करते रहे हैं कि क्या दोनों महिलाओं का आपस में सीधा संबंध था, माँ और बेटी, चाची और भतीजी, शायद कोई संबंध ही ना हो। लेकिन एक बात स्पष्ट है, तब तक आर्टेमिसिया नाम शक्ति, बुद्धि और साहसी शासन का पर्याय बन चुका था। मूल रानी की विरासत हैकरनास की पहचान में इतनी गहराई से समा गई थी कि आने वाली पीढ़ियों ने उसे कवच की तरह पहना। इससे भी ज़्यादा दिलचस्पी ये है कि कैसे बाद में आर्टेमिसिया के मुसेलम ने हमें वो शब्द दिया जो आज हम स्मारकीय कब्रों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुसेलम, पत्थर, शोक और राजनीतिक रंगमंच से उपजी एक भाषाई विरासत। और जहां दूसरी आर्टेमिसिया शोक के लिए जानी जाती थी, वहीं वो एक सक्षम शासक भी थी जिसने प्राचीन दुनिया के एक ऐसे कोने में महिला नेतृत्व की डोर को आगे बढ़ाया जहां ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सब की नींव पहली आर्टेमिसिया ने रखी थी, जो नौसेना की कमांडर थीं, वो रानी जिसने ज़ेरेक्सिस को सलाह दी थी, वो महिला जिसने यूनानी दुनिया में अंदर और बाहर दोनों तरह से काम किया। उसके बिना ये नाम शायद फीका पड़ गया होता। हैकरनास शायद एक भूले बिसरे तट पर बसा एक और भूला बिसरा शहर होता। इसके बजाय ये एक प्रकाश स्तंभ बन गया,
एक ऐसी जगह जहां पर दो महिलाओं ने इतिहास को आकार दिया, सहयोग से नहीं बल्कि साहस से। उनकी कहानियां हालांकि समय से अलग हैं, सदियों से एक दूसरे से बातें करती हैं, एक जहाज़ों के साथ, एक पत्थर के साथ, और दोनों ऐसे नामों के साथ जिन्हें इतिहास पूरी तरह से दफन नहीं कर सका। आर्तमीशा की कहानी हमेशा साम्राज्यों, लिंगों, किंवदंतियों और इतिहास के बीच में रही है, और ये बात सदियों से उसकी विरासत पर जिस तरह से बहस, तोड़ मरोड़ और पुनर्व्याख्या की गई है, उससे कहीं ज़्यादा स्पष्ट है। क्या वो फारसी कठपुतली थी, यूनानी गद्दार, या बस एक शासक जो शतरंज खेल रही थी जबकि दूसरे तलवारें भांज रहे थे? फारसियों के लिए वो एक वफादार सेनापति थी, उन चंद लोगों में से एक जो अच्छी सलाह देते हैं और विशिष्टता से लड़ते हैं। ज़रक्शी स्पष्ट रूप से उसके कई अनुभवी सेनापतियों से ज़्यादा उस पर भरोसा करता था। ये अपने आप में उसकी राजनीतिक कुशाग्रता और दबाव में संयम के बारे में बहुत कुछ कहता है। फारसी दुनिया में उसकी वफादारी को सम्मानजनक, शायद वीरतापूर्ण भी माना जाता था। यूनानियों के लिए ये ज़्यादा जटिल था। कई उसे एक विश्वासघाती मानते थे जिसने एक पूर्वी हताश का साथ देने के लिए अपनी हेलेनिक जड़ों को त्याग दिया था। और फिर भी यूनानी इतिहासकार, खासकर हेरोडोटस, उसकी बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकते थे। वो कई मायनों में अपने ही अंतर्विरोधों की दर्पण थी, ये साबित करते हुए कि सभी यूनानी यूनान के साथ नहीं खड़े थे और सभी फारसी खलनायक नहीं थे। उसने सीमाओं को चुनौती दी जो युद्ध ने खींचने की कोशिश की थी। और फिर है मौजूदा दृष्टिकोण, जहां इतिहासकार और पाठक समान रूप से इस बात से जूझते हैं कि वो किसका प्रतिनिधित्व करती हैं। फेमिनिज्म से पहले एक फेमिनिस्ट प्रतीक, शायद उसे बाहर करने के लिए बनी दुनिया में चतुर नेतृत्व का प्रतीक। बिल्कुल, उसकी विरासत आज भी आकर्षित करती है, इसलिए नहीं कि वो प्राचीन रानियों के ढांचे में फिट बैठती थी, बल्कि इसलिए कि उसने इसे तोड़ दिया। सैन्य हलकों में, नौसैनिक इतिहास में उसका उल्लेख आज भी किया जाता है, अक्सर प्राचीन काल में युद्धपोतों की कमान संभालने वाली एक महिला के दुर्लभ उदाहरण के रूप में। साहित्यिक और राजनैतिक हलकों में वो अहंकार के युग में तर्क के प्रतीक के रूप में दिखाई देती है, और लोकप्रिय संस्कृति में वो कभी कभार फिर से उभर आती है, कभी विकृत, कभी आकर्षक, लेकिन हमेशा अचूक। लेकिन सच यही है, आर्टेमिशा को विरासत की परवाह नहीं थी, उस तरह नहीं जैसे हम करते हैं। वो कोई ब्रांड नहीं बना रही थी या संस्मरण नहीं लिख रही थी। वो जीवित रहने, राज करने, जीतने की कोशिश कर रही थी, और यही बात उसकी कहानी को इतना स्थायी बनाती है। ये घमंड या मिथक निर्माण से नहीं बनी थी, ये निर्णयों से बनी थी, कठोर, विवादास्पद और अक्सर सही निर्णयों से। वो फारस की नहीं थी, वो ग्रीस की नहीं थी, वो अपनी थी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, आर्टेमिशा की कहानी ने वही किया जो सभी महान कहानियां अंततः करती हैं, ये बदल गई। वो अब सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थी, वो मिथक, रूपक और कभी कभी राक्षस बन गई। लेखकों और नाटककारों ने उसे अपनी इच्छा अनुसार पुनर्निर्मित किया। कुछ कहानियों में वो एक क्रूर मोहिनी थी, दूसरों में एक योद्धा रानी जो रक्त पिपासा से ग्रसित थी। असली आर्टेमिशा एक रणनीतिकार, यथार्थवादी उत्तरजीवी, कल्पना और भय की परतों में दबी हुई थी। इस विकृति का एक हिस्सा एक साधारण सत्य से आया था। पुरुषों को समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करें। एक महिला जो आदेश देती थी, जो युद्ध के आगे नहीं झुकती थी, जो राजाओं को बताती थी कि वो गलत हैं और उसे साबित भी करती थी। ये प्राचीन दुनिया के साथ ठीक नहीं बैठता था। इसलिए कहानीकारों ने वही किया जो वे अक्सर किसी ऐसी महिला के सामने करते हैं जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्होंने उसे फिर से लिखा। एक विचित्र किंवदंती में दावा किया गया है कि वो एक ऐसे पुरुष के प्यार में पड़ गई जिसने उसके प्यार का बदला नहीं दिया, और निराशा के आवेश में उसने खुद को एक चट्टान से नीचे फेंक दिया। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा एक फौलादी नौसैनिक कमांडर करता है, लेकिन इसने ताकत को त्रासदी में बदलने की कहानी को आगे बढ़ाया। एक अन्य वर्जन में उसे एक जहरीली साजिश करता, रानी से ज्यादा चुड़ैल के रूप में चित्रित किया गया। ये एक ऐसा पैटर्न है जो इतिहास में दोहराया जाता है। जब कोई स्त्री बुद्धि या दुस्साहस से शक्ति प्राप्त करती है तो बाद की पीढ़ियां या तो उसे एक स्त्री में बदल देती हैं या फिर उसे एक खलनायिका में बदल देती हैं। आर्टेमिशा को दोनों ही रूपों में पेश किया गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सत्य का सम्मान नहीं किया। असली आर्टेमिशा प्रलोभन या अंधविश्वास से शासन नहीं करती थी, उसने दूरदर्शिता, तर्क और ठंडी रणनीतिक प्रतिभा से शासन किया। उसने पुरुषों का खेल अपने नियमों से खेला और जीत हासिल की। इससे उसके बाद आने वालों को सबसे ज्यादा डर लगा, क्योंकि अगर एक स्त्री ऐसा कर सकती है तो दूसरों को कौन रोक सकता है। आधुनिक समय में भी रूपांतरण उसे विकृत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए हॉलीवुड ने उसे 300 राइज ऑफ एन एम्पायर में प्रतिशोध से भरी एक घातक महिला के रूप में फिर से पेश किया। मनोरंजक जरूर, सटीक बिल्कुल नहीं, लेकिन तथ्य कि वो अभी भी ध्यान आकर्षित करती है, पुनर्निर्माण की मांग करती है, एक बात साबित करता है।
उसकी विरासत में दम है। जिस स्त्री से वो डरते थे वो मरी नहीं, वो मिथक, स्मृति और उस लंबे असहज प्रश्न में विकसित हुई जो इतिहास पूछता रहता है, क्या होता अगर और भी औरतें आर्टेमिशिया जैसी होती। कैरिया की आर्टेमिशिया जब अभिलेखों से गायब हुई तो इतिहास से गायब नहीं हुई, बस रूप बदल गईं। किसी युद्धपोत के पीछे छोड़े अवशेष की तरह उनकी विरासत उनकी अंतिम यात्रा के बहुत बाद तक भारत तक फैली रही। उनके विश्राम स्थल पर कोई भव्य मकबरा नहीं है, उनकी समानता वाली कोई मूर्तियां नहीं बची, फिर भी उनकी उपस्थिति कायम है। हाइकर्नेस की हड्डियों में अंकित, प्राचीन इतिहास के पन्नों में फुसफुसाती और हर इतिहासकार के गलियारों में बहस का विषय। समझने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने ये सब कैसे संभव किया, क्योंकि आर्टेमिसिया का जीवन बिल्कुल वैसा ही था, असंभव। उन्होंने तब शासन किया जब महिलाओं को शासन नहीं करना चाहिए था, ऐसे युद्ध लड़े जहां महिलाओं को नहीं लड़ना चाहिए था, जहां महिलाओं को बोलना नहीं चाहिए था, वहां सलाह दी और फिर भी किसी न किसी तरह उनकी बात सुनी गई। उन्हें सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया गया, उनका सम्मान किया गया। शायद यही उनकी दुर्लभ उपलब्धि है। प्राचीन दुनिया में एक पहुंच वाली महिला के रूप में न केवल जीवित रहना, बल्कि उस तरह की अनमनी प्रशंसा अर्जित करना जिसने उसके दुश्मनों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सदियों बाद भी उसका नाम एक विरोधाभास बना हुआ है, एक साथ गौरवित और अस्पष्ट। वो क्लियोपैट्रा या जून ऑफ आर्क जैसा जाना माना नाम नहीं है, लेकिन शायद यही उचित है। आर्टेमिशिया ने किंवदंती का पीछा नहीं किया, उनके परिणामों का पीछा किया। वो पौराणिक सौंदर्य या दुखद प्रेम से अलंकृत नहीं थी, वो एक नेता थी, एक यथार्थवादी, एक रणनीतिकार। उसका नाटक पोएट्री में नहीं बल्कि युद्ध कक्षों के सन्नाटे में, एक जहाज के तंग क्वार्टर में और एक राजा की लंबी निगाहों में खेला गया जिसने सुनना चुना। आज उसकी कहानी पुनर्विचार का आह्वान करती है, न केवल एक महिला पुरुष प्रधान दुनिया की एक कहानी के रूप में, बल्कि इस याद दिलाने के रूप में कि साहस हमेशा ताज या तलवार नहीं उठाता है। कभी कभी ये सीमाओं पर बैठकर असहज बात कहता है और सीधा अराजकता में चला जाता है। आर्टेमिशिया को बचाए जाने की जरूरत नहीं थी, उसे रीराइट करने की जरूरत नहीं थी। उसे जिस चीज की जरूरत थी, जिसकी वो आज भी हकदार है, वो है उसे उसी रूप में याद किया जाए जैसी वो थी, तीक्ष्ण, खतरनाक, बुद्धिमान। पुरुषों द्वारा निर्मित एक साम्राज्य में उन्होंने शत्रु समुद्रों के पार सांस्कृतिक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और युद्ध के कोहरे के बीच अपना रास्ता खुद बनाया। और जब तक जहाज चलते रहेंगे और इतिहास उन लोगों को याद रखेगा जो मौन रहने पर बोलने का साहस करते हैं, तब तक कैरियर की आर्टेमिसिया कभी पूरी तरह से नहीं जाएगी। लेंस और उपग्रहों से पहले, कोपरनिकस के द्वारा ब्रह्मांड को पुनर्व्यवस्थित करने से पहले, मानवता के पास आकाश के रहस्यों को जानने के लिए केवल 2 उपकरण थे, नंगी आंखें और पत्थर, और किसी तरह यही काफी था। प्राचीन दुनिया भर में सभ्यताएं ऊपर देखती थीं, केवल आश्चर्य से नहीं, बनती इरादे से। सितारे सिर्फ बनावट नहीं थे, वो कैलेंडर, दिशासूचक, देवता और भविष्यवाणियां थे। और इस तरह सबसे प्राचीन विज्ञान, खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई। नाम रखने से पहले ही ये एक आवश्यकता थी। किसानों को ये जानना था कि वो कब बोएंगे, नाविकों को ये जानना था कि वो नया मोड़ कैसे लेंगे, पुजारियों को ये जानना था कि ठीक खगोलीय मौके पर सही अनुष्ठान कब करना है। और खगोल शास्त्री, जो अक्सर पुजारी, राजा या गणितज्ञ से अलग नहीं थे, उन पर सभी भरोसा करते थे। लेकिन दूरबीनों के बिना वे ये कैसे करते थे? उन्होंने मंदिर बनाए, सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए भी। इंग्लैंड में स्टोनहेंज, मिस्र में नेप्टलियर और मेसो अमेरिका के महान पिरामिड जैसी विशाल संरचनाएं सिर्फ कब्रें या वेदियां नहीं थीं, वे सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति के साथ सावधानी पूर्वक संरेखित वेधशालाएं थीं। कई को संक्रांति और विषुव पर विशिष्ट प्रकाश पैटर्न को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, खगोलीय उद्देश्य वाली पवित्र वास्तुकला। उदाहरण के लिए, मिस्र के कारनाक में अमुन-रा का विशाल मंदिर इस तरह से बनाया गया था कि ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य उसके तोरणों के बीच ठीक से उदय हो। चिचेन इत्सार में माया ने एल कैस्टिलो का निर्माण किया, एक ऐसा पिरामिड जिसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सर्प की परछाई बसंत और शरद विषुवों पर पड़ती है। भारत में जंतर मंतर जैसे विशाल पत्थर के उपकरणों ने खगोलविदों को खगोलीय पिंडों के झुकाव को उल्लेखनीय सटीकता से ट्रैक करने में सक्षम बनाया। ये कोई दुर्घटनाएं नहीं थी, ये कोई कच्चे अनुमान नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग के जानबूझकर किए गए डेटा संचालित कारनामे थे। और ये अलग थलग नहीं थे। एंडीज से लेकर नील नदी तक, बेबीलोन से बीजिंग तक, मनुष्य तारों को ध्यान में रखकर निर्माण कर रहे थे। तारों की रोशनी से पत्थरों को डुबो रहे थे। उन्होंने ग्रहों की गति, ग्रहणों और यहाँ तक कि प्रतिगामी गति को धैर्य, अवलोकन और आध्यात्मिक व्यवस्था की गहरी समझ के साथ चित्रित किया। आकाश को सिर्फ देखा नहीं गया था, इसे मापा गया,
मानचित्रित किया गया और उनके शहरों की हड्डियों में रचा बसा दिया गया। कांच द्वारा आकाश को बड़ा करने से पहले सभ्यताएं अपनी लय को पत्थरों पर मौन में और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ दर्ज कर रही थीं। प्राचीन मेसोपोटामिया के धूप से तपते बाढ़ के मैदानों में सुमेरियों ने ऊपर देखा और न केवल तारे बल्कि संरचनाएं भी देखीं। लगभग 3000 ईसा पूर्व वे केवल आकाश के बारे में कहानियां नहीं सुना रहे थे, वे अपने आसपास जीवन को व्यवस्थित कर रहे थे। सुमेरियों के लिए आकाश यादृच्छिक नहीं था, यह एक कार्यक्रम था और उनका काम था इसकी सही व्याख्या करना। इन प्रारंभिक खगोलविदों ने उस आधारशिला को तैयार किया जिसे अब हम खगोलीय यांत्रिकी कहते हैं। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की नियमित गतियों का अवलोकन किया और महसूस किया कि ये गतियां अव्यवस्थित नहीं थीं, ये घड़ियां थीं। इससे पता चलता है कि उन्होंने चंद्र चक्र के आधार पर वर्ष को विभाजित करते हुए सबसे पुराने ज्ञात कैलेंडरों में से एक विकसित किया। यह पूर्णतया परिपूर्ण तो नहीं था, लेकिन कृषि और अनुष्ठानिक घटनाओं पर नजर रखने के लिए यह उल्लेखनीय रूप से प्रभावी था। और समय की बात करें तो सुमेरियों ने हमें सेक्सेसिमल प्रणाली दी, आधार 60 गणना पद्धति, जो अब भी मिनटों, सेकंडों और डिग्री मापने के हमारे तरीके में अंतर्निहित है। जब आप एक घंटे में 60 मिनट या एक वृत्त में 360 डिग्री दिखाने वाली घड़ी पर नजर डालते हैं तो आप 5000 साल पुरानी सोच को दोहरा रहे हैं। उनके पास दूरबीनें नहीं थी, लेकिन उनके पास जिगुराट थे, यानी आकाश की ओर आने वाली सीढ़ी नुमा मीनारें। इन प्लेटफॉर्म से पुरोहित खगोल विज्ञानी मिट्टी की पट्टियों पर सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखते थे कि कब शुक्र क्षितिज पर दिखाई देता है, कब ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल हो जाता है या कब कोई तारा समूह महीनों बाद क्षितिज से नीचे लौटता है। इन प्रेक्षकों के लिए उनका शब्द था उम्मानु, यानी विद्वान, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक दोनों। समय के साथ सुमेरियों द्वारा तारों को देखना और भी व्यवस्थित रूप में विकसित हुआ। उनके वंशज बेबीलोनियों ने विशाल तारा सूची पत्र बनाए, ग्रहणों की भविष्यवाणी अत्यंत सटीकता से की और नक्षत्रों को ऐसे नाम दिए जो आज भी प्रचलित हैं। लेकिन इसकी शुरुआत सुमेरियों द्वारा क्यूनिफॉर्म में खगोलीय गतियों को अंकित करने से हुई और अब तक के सबसे प्राचीन खगोलीय अभिलेख स्थापित हुए। शायद सबसे प्रभावशाली बात ये कि यह प्रारंभिक विज्ञान पौराणिक कथाओं के साथ कितनी सहजता से घुल मिल गया। उनके लिए आकाश दिव्य था, फिर भी पूर्वानुमानीय। देवता पैटर्न में गति करते थे और यदि आप उन पैटर्न को समझ लेते तो आप अपनी फसलों, अपने अनुष्ठानों और अपने भाग्य को संरेखित कर सकते थे। सुमेरी वासी सिर्फ विस्मय से ऊपर नहीं देखते थे, वे ऊपर देखते और मारना शुरू करते थे। और ऐसा करके उन्होंने तारों के साथ मानवता के दीर्घकालिक संबंध की शुरुआत की। यदि सुमेरियों ने खगोल विज्ञान की पहली अग्नि प्रज्वलित की तो बेबीलोनियों ने इस पर तेल डाल दिया और इसे सटीकता के अग्निकुंड में बदल दिया। लगभग 1800 ईसा पूर्व जब उनका साम्राज्य फल फूल रहा था तो बेबीलोनियन खगोल विज्ञानी सिर्फ आसमान पर नजर नहीं रख रहे थे, बल्कि इसकी भविष्यवाणी भी कर रहे थे। ग्रहण, ग्रहों की युति, वक्री गति, सभी का मानचित्रण, अभिलेखन और प्रक्षेपण आश्चर्यजनक नियमितता से किया जाता था। वे अनुमान नहीं लगा रहे थे, वे गणना कर रहे थे। बेबीलोनियों ने सुमेरी लोगों की अवलोकन की विरासत को गणित से और भी समृद्ध किया। उन्होंने तारों, ग्रहों और चंद्रमा की स्थिति मिट्टी की पट्टियों पर दर्ज की, जिन्हें आज एनुला, एनिल और मुआपिन के नाम से जाना जाता है। कुछ सबसे पुराने ज्ञात खगोलीय ग्रंथ अस्तित्व में थे। ये सोने से पहले की कहानियां नहीं थीं, ये कच्चे आंकड़े थे। आकाशीय गतिविधियों की एक के बाद एक पंक्तियां। शुक्र कब उदय होगा, कितनी देर तक चमकेगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। ये पट्टियां मूलतः दुनिया का पहला पंचांग थीं। सबसे उल्लेखनीय हिस्सा, वे सारोस चक्र के रूप में जाने जाने वाले पैटर्न का उपयोग करके चंद्र क्लिप की भविष्यवाणी कर सकते थे। लगभग 18 साल की अवधि, जिसके बाद ग्रहण दोहराए जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्यों काम करता है, लेकिन वे जानते थे कि ये काम करता है और ये पर्याप्त था। एक ऐसी संस्कृति के लिए जिसने खगोल विज्ञान के साथ भविष्यवाणी को जोड़ दिया, ब्रह्मांडीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने से उन्हें आध्यात्मिक और राजनैतिक रूप से भारी शक्ति मिली। और जबकि यूनानियों को अक्सर राशि चक्र का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, सच्चाई ये है कि सबसे पहले बेबीलोन वासी वहां पहुंचे थे।
उन्होंने आकाश को 12 बराबर भागों में विभाजित किया, प्रत्येक को एक तारामंडल से जोड़ा और उन राशियों की नींव रखी जो हम आज भी उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। हाँ, जब कोई आपका संकेत पूछता है तो आप बेबीलोन को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन जो चीज वास्तव में बेबीलोनियों को अलग करती है वह है उनकी गणितीय निर्भीकता। उन्होंने ग्रहों की गति, यहां तक कि प्रतिगामी पथों पर भी नजर रखी और आकाशीय चक्रों का अनुमान लगाने के लिए अंकगणित के तरीकों का इस्तेमाल किया। ध्यान रहे, ज्यामितीय मॉडल नहीं जो बाद में यूनानियों के साथ आए, बल्कि अंकगणित था जो काम करता था और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए यह पर्याप्त था। उन्होंने ब्रह्मांड को पैटर्न का लेखा जोखा, दोहराए जाने वाले चक्रों की एक विशाल मशीन के रूप में देखा और उनके खगोल शास्त्री केवल रहस्यवादी या पुजारी नहीं थे, वे आरंभिक वैज्ञानिक थे जो ब्रह्मांड की लय को संकेतों और संख्याओं में डिकोड करने वाली गोलियों पर झुके हुए थे। अंधेरे में उन्होंने आकाश लिखा, जबकि बेबीलोनवासी ग्रहणों की भविष्यवाणी करने में व्यस्त थे। प्राचीन मिस्रवासी सचमुच अपनी पूरी सभ्यता को तारों में डुबो रहे थे। नील नदी की घाटी में खगोल विज्ञान केवल एक जिज्ञासा नहीं थी, वह अस्तित्व था। और इस सब के केंद्र में एक तारा था, सीरियस, रात के आकाश में सबसे चमकीला प्रकाश। मिस्रवासियों ने कुछ असाधारण देखा। हर साल नील नदी की वार्षिक बाढ़ से ठीक पहले सीरियस भोर के दौरान क्षितिज पर फिर से दिखाई देगा। ये घटना, जिसे सीरिया की हेलिकल राइजिंग के रूप में जाना जाता है, उनके कैलेंडर की आधारशिला बन गई। ये सिर्फ काव्यात्मक नहीं थी, ये महत्वपूर्ण थी। नील नदी के बाढ़ के पानी ने फसल चक्र निर्धारित किया और उस खिड़की के गायब होने का मतलब अकाल हो सकता है। इसलिए मिस्रवासियों ने 365 दिनों का सौर कैलेंडर बनाया, जिसे 12 महीनों के 30 दिनों और 5 त्योहार के दिनों में विभाजित किया। जूलियस सीजर के शामिल होने से सदियों पहले यह हमारे आधुनिक कैलेंडर के उल्लेखनीय करीब था। लेकिन मिस्रवासी सीरियस के साथ नहीं रुके। उन्होंने अपने मंदिरों से सूर्य, चंद्रमा और तारों पर नजर रखी, जिनमें से कई आश्चर्यजनक खगोलीय सटीकता के साथ संरेखित थे। उदाहरण के लिए, किराने का मंदिर इस प्रकार अभिविन्यासित था कि ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य सीधे अपनी अक्ष से उगता था। अन्य मंदिर भी पवित्र माने जाने वाले तारों के उगने और डूबने के साथ पंक्तिबद्ध हो गए। और फिर पिरामिड थे। गीजा का महान पिरामिड लगभग 2560 ईसा पूर्व में निर्मित कार्डिनल बिंदुओं के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित था। इसके शाफ्ट विशिष्ट तारों, शायद आर्यन और सीरिया की ओर निर्देशित किए गए होंगे, जो स्वर्ग और आफ्टरलाइफ के फेरों के बीच एक खगोलीय संबंध की ओर इशारा करते हैं। ये सिर्फ दफन वास्तुकला नहीं थी, ये खगोलीय इंजीनियरिंग थी। मिस्र के पुजारी अक्सर खगोल शास्त्री के रूप में दोहरा कर्तव्य निभाते थे। वे न केवल अनुष्ठान के समय के लिए, बल्कि संकेतों और देवताओं की इच्छा के लिए आकाश का निरीक्षण करते थे। खगोल विज्ञान, धर्मशास्त्र और शासन एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए थे। मिस्र पर शासन करना आकाश को समझना था। उल्लेखनीय बात यह है कि बिना दूरबीन के, यहाँ तक कि लेंस के बिना भी, उन्होंने समय पर ताक करने, इमारतों का पता लगाने और प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक पूरी प्रणाली विकसित की। यह सब रोगी के अवलोकन और अथक परिशुद्धता पर आधारित था। मिस्रवासी मनोरंजन के लिए आकाश की ओर नहीं देखते थे, वे ऊपर देखते और एक दिव्य खिलियान घड़ी को देखते, जो उद्देश्य के साथ टिक टिक कर रही थी और अनंतता की प्रतिध्वनि कर रही थी। मेसो अमेरिका के जंगलों में यूरोपियों के नई दुनिया में पैर रखने से बहुत पहले महर सबसे परिष्कृत खगोलीय प्रणालियों में से एक का निर्माण कर रहे थे जिसे दुनिया ने कभी देखा था। धातु के औजारों के बिना, पहियों के बिना और दूरबीनों के बिना उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की गतियों को सटीकता से मैप किया, जो आज भी आधुनिक विद्वानों को चौंका देती है। महर के लिए खगोल विज्ञान विद्वान अभिजात की लक्ष्यरी नहीं थी, ये समाज का ही ढांचा था। उनके शासकों को खगोलीय मध्यस्थों के रूप में देखा जाता था और प्रत्येक प्रमुख राजनैतिक या धार्मिक घटना को एक खगोलीय समकक्ष के साथ मिलाने के लिए समय बांधा गया था। ग्रहण, संक्रांति, विषुव और वेनस चक्र सिर्फ देखे नहीं गए थे, इनका उपयोग सत्ता को वैध बनाने के लिए किया जाता था। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है वेनस की ट्रेनिंग। माया ने नोट किया कि वेनस गायब हो गया और 584 दिनों के दोहराए चक्र में आकाश में फिर से प्रकट हो गया, और उन्होंने इस रिद्म को अपने अनुष्ठान, युद्ध और कैलेंडर प्रणाली में बांध दिया।
ड्रेस्ड कोडेक्स, जो कुछ जीवित पूर्व कोलियन महान्द्र पांडुलिपियों में से एक है, में एक वेनिस टेबल है जो एक दिन से भी कम की त्रुटि के साथ सैकड़ों वर्षों में ग्रह की गति को ट्रैक करता है। वे यही नहीं रुके, मैरठंड कैलेंडर हजारों वर्षों की अवधि में तारीखों पर नजर रखने में सक्षम है। उन्होंने सौर वर्ष को अविश्वसनीय सटीकता के साथ समझा, लगभग 365 शून्य दिन, जो आधुनिक मूल्य के उल्लेखनीय करीब था। उनकी कैलेंडर प्रणालियां इतनी परिष्कृत थीं कि कई कैलेंडर एक साथ चलते थे। 260 दिन का अनुष्ठानिक कैलेंडर जूकलन, 365 दिन का सौर कैलेंडर हार्ब और ऐतिहासिक कालक्रम की लंबी गिनती। और वेदशालाएं, उनके पास कांच के गुंबद नहीं थे, लेकिन उनमें पत्थर की प्रतिभा थी। चिचेन इत्जर की एल काराकोल वेदशाला विशिष्ट खिड़कियों और संरेखणों के साथ बनाई गई थी, जो माया पुजारियों को वेनस और सूर्य की गति को ट्रैक करने की अनुमति देती थी। मंदिर की सीढ़ियां और छाया प्रभाव विषव के समय निर्धारित किए गए थे, जैसे कि प्रसिद्ध सर्प छाया जो वसंत और शरद के दौरान एल कैस्टिलो से नीचे खिसकती है। मैर सिर्फ आसमान नहीं देख रहे थे, वे अपनी सभ्यता को उनके साथ समन्वित कर रहे थे। उनके राजा तारों से राज्य करते थे, उनके मंदिर संक्रांति के अनुरूप उठे और उनके युद्ध शुक्र के भ्रमण के साथ मेल खाते थे। उन्होंने सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं पढ़ा, उन्होंने इसे जीवन के ताने बाने में पिरोया। प्राचीन चीन में खगोल विज्ञान केवल एक विज्ञान नहीं था, ये राज्य का मामला था। सम्राट, जिन्हें स्वर्ग का पुत्र माना जाता था, ने स्वर्ग के आदेश के साथ शासन किया, एक लौकिक समर्थन जिसे रद्द किया जा सकता था यदि सितारे गलत संदेश भेजते थे, जिसने खगोल विज्ञान को पवित्र और राजनीतिक दोनों बना दिया। यदि आकाश बदल गया तो राजवंश भी बदल सकता है। 2000 ईसा पूर्व से ही चीनी खगोल शास्त्री खगोली घटनाओं पर नजर रख रहे थे और व्यवस्थित देखभाल के साथ उनका दस्तावेजीकरण कर रहे थे। उन्होंने धूमकेतु, नौवीं, ग्रहण, सूर्य के धब्बे और ग्रहों की गति को रिकॉर्ड किया। इनमें से कुछ रिकॉर्ड, जैसे कि ग्रैंड हिस्टोरियन के शी रिकॉर्ड्स और बुक ऑफ हान में पाए गए, आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन खगोली घटनाओं को सत्यापित करने के लिए संदर्भित किए जाते हैं। शायद सबसे उल्लेखनीय 1054 सीई में एक सुपरनोवा विस्फोट का उनका दस्तावेजीकरण है, जो 23 दिनों तक दिन के उजाले में दिखाई देता था। चीनी खगोलविदों ने इसका स्थान इतनी सटीकता से दर्ज किया कि आधुनिक खगोलविदों ने अवशेषों की पहचान करने के लिए डेटा का उपयोग किया। अब इसे क्रैब नेबुला के रूप में जाना जाता है। लेकिन चीन की खगोलीय शक्ति केवल रहस्यमय व्याख्या पर निर्भर नहीं थी। उन्होंने सूर्य की ऊंचाई और तारों की स्थिति को मापने के लिए शस्त्रागार गोले और ग्नोमेज, छाया कास्टिंग छड़े जैसे यांत्रिक उपकरण विकसित किए। वास्तव में यूरोप के आने से सदियों पहले चीनियों ने खगोलीय ग्लोब और खगोलीय घड़ियों पर काम किया था। चीनी खगोलविदों ने आकाश को पश्चिमी नक्षत्रों की अवधारणा के समान 28 चंद्र भवनों में विभाजित किया था और उन्हें नेविगेशन और टाइम कीपिंग दोनों के लिए उपयोग किया था। उन्होंने चीनी चंद्र सौर कैलेंडर भी बनाया, जो सौर वर्ष के साथ चंद्र महीनों को संतुलित करता था और चंद्र नववर्ष जैसी पारंपरिक छुट्टियों को निर्धारित करने के लिए आज भी उपयोग में है। उनके प्रमुख योगदानों में से एक ग्रहणी की सावधानीपूर्वक रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने न केवल सूर्य और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी की, बल्कि कभी-कभी उन्हें राजवंशीय संकेतों से भी जोड़ दिया। यदि कोई ग्रहण हुआ और सम्राट को पहले से चेतावनी नहीं दी गई, तो इसे खगोलविदों की विफलता माना गया और कभी-कभी ये संकेत भी दिया गया कि सम्राट ने स्वर्ग का जनादेश खो दिया है। संक्षेप में, चीन में खगोल विज्ञान किसी विद्वान के अध्ययन में शामिल नहीं था। ये शासन, देवता और राष्ट्रीय अस्तित्व के मूल में था। सितारे सिर्फ समय नहीं बताते, वो सच कहते थे और साम्राज्य ने सुना। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान कभी भी एक अलग अनुशासन नहीं था। ये दर्शन, अनुष्ठान, गणित और तत्वमीमांसा से जुड़ा हुआ था। ज्योतिष्या, प्रकाश विज्ञान के रूप में जाना जाने वाला भारतीय खगोल विज्ञान, अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करने के लिए एक उपकरण के रूप में शुरू हुआ। लेकिन प्राचीन दुनिया में खगोलीय अवलोकन की सबसे गणितीय रूप से उन्नत प्रणालियों में से एक में विकसित हुआ। खगोलीय घटनाओं का सबसे पहला संदर्भ 1500 ईसा पूर्व के आसपास रचित वेद्स में मिलता है। इन पवित्र ग्रंथों में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के चक्रों और साथ ही आकाश को 27 नक्षत्रों में विभाजित करने का उल्लेख है। चंद्रभान, जो प्रारंभिक भारतीय आकाश मानचित्रण के मूल थे,
ये नक्षत्र पौराणिक कथाओं और गणना दोनों से जुड़े हुए थे, जो आज भी भारत में उपयोग किए जाने वाले ज्योतिषीय चार्ट और कैलेंडर का आधार बनते हैं। लेकिन भारतीय खगोल विज्ञान सिर्फ काव्यात्मक नहीं था, ये आश्चर्यजनक रूप से सटीक था। प्राचीन विद्वानों ने सौर वर्ष के लिए मॉडल विकसित किए, जो रोमनों द्वारा बहुत बाद में पेश किए गए जूलियन कैलेंडर की तुलना में अधिक सटीक थे। सूर्य सिद्धांता प्रारंभिक ज्ञान पर आधारित लगभग 500 ईसा पूर्व में संकलित मूलभूत खगोलीय पाठ पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, ग्रहों की अंडाकार कक्षाओं और यहाँ तक कि न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा का वर्णन करता है। शायद भारतीय खगोल विज्ञान में सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति आर्यभट्टा थे, जिन्होंने 499 ईसी में प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रतिदिन घूमती है, एक सिद्धांत जो दुनिया के अन्य हिस्सों में शायद ही कभी मनोरंजन किया गया था। उन्होंने सौर वर्ष की लंबाई की गणना 365.358 दिनों में की, जो आधुनिक मूल्यों से थोड़े से अलग है, और खगोलीय गणनाओं के लिए उन्नत त्रिकोणमितीय फंक्शन विकसित किए। भारतीय खगोलविदों ने विशिष्ट अंतर भी बनाए, दशमलव अंकों के साथ काम किया और कोणों और ऊंचाइयों को मापने के लिए छाया उपकरणों और क्षेत्रों का उपयोग किया। वेधशालाएं अक्सर संक्रांति, विषुव और ग्रह संयोजनों से संरेखित होती थीं, लेकिन तकनीकी उपलब्धियों से परे भारतीय खगोल विज्ञान में एक लौकिक सूक्ष्मता थी। ब्रह्मांड सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये एक चक्र था, समय और अंतराल का अनंत नृत्य। खगोल विज्ञान प्रकृति पर प्रभुत्व के बारे में नहीं था, ये उसके साथ सौहार्द के बारे में था। भारतीय विश्व दृष्टि में स्वर्ग को समझना स्वयं को समझने का एक तरीका था, आत्मा की एक ज्यामिति जहां ग्रह न केवल आकाश में बल्कि आत्मा के माध्यम से घूमते थे। यदि अन्य सभ्यताएं मार्गदर्शन, अनुष्ठान या अस्तित्व के लिए आकाश की तरफ देखती थीं, तो प्राचीन यूनानी आकाश की ओर देखते थे और पूछते थे क्यों? सितारे क्यों घूमते हैं? ग्रह क्यों घूमते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ब्रह्मांड को तर्क से समझाया जा सकता है? ग्रीक खगोल विज्ञान ने स्वर्ग के साथ समानता के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। जहां अन्य लोग पैटर्न और संकेत देखते थे, वहां यूनानी कानून की तलाश करते थे। वे केवल पर्यवेक्षक नहीं थे, वे सिद्धांतकार थे जो गणित, ज्यामिति और दर्शन का उपयोग करके आकाश को समझना चाहते थे। इसकी शुरुआत मिलीटस के थेल से हुई, जो सबसे पहले उनमें से थे जिन्होंने सुझाव दिया कि खगोलीय घटनाओं के प्राकृतिक कारण होते हैं। फिर एक एनेक्सैमेंडर्स आया, जिसने पृथ्वी को बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में तैरते हुए कल्पना की और सुझाव दिया कि आकार गोलाकार बना रहता है। ये विचार आज अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अपने समय के लिए ये क्रांतिकारी थे। सच्ची छलांग पाइथागोरस के साथ आई, जिन्होंने ब्रह्मांड को पूर्ण सामंजस्य की एक प्रणाली, गणितीय अनुपात द्वारा शासित क्षेत्रों के संगीत के रूप में देखा। उनके अनुयायियों का मानना था कि ब्रह्मांड को संख्याओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसने सैद्धांतिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। लेकिन यह सामुस का अरिस्टार्चिस था, जो आधुनिक सत्य के सबसे करीब आया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य के साथ एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव रखा। उनके विचारों को लगभग 2000 वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया, लेकिन उन्होंने एक बीज बोया जो बाद में कैपरनिकस के साथ खिल गया। फिर हिप्पार्कस आए, जो अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान के जनक थे। उन्होंने पहला सितारा कैटलॉग बनाया, सितारों को चमक से विभाजित किया, विषुव के जुलूस की खोज की और आकाशीय स्थिति की गणना करने के लिए त्रिकोणमितीय उपकरण विकसित किए। उनकी सटीकता आश्चर्यजनक थी, विशेषकर दूरबीनों के बिना। और अंत में क्लॉडियस पॉटलेमी था, जिसका एल्मामिस्ट एक सहस्त्राब्दी के लिए आधिकारिक खगोलीय पाठ बन गया। उन्होंने ग्रीक, बेबीलोनियाई और मिस्र के ज्ञान को एक भूकेंद्रित मॉडल में संश्लेषित किया, जो महाकाव्यों और सम्मान का उपयोग करके ग्रहों की गति को समझता था। एक जटिल लेकिन सुरुचिपूर्ण प्रणाली जो तब तक काम करती रही जब तक कि ऐसा नहीं हुआ। जबकि कुछ यूनानी विचार गलत थे, लेकिन तर्कसंगत व्याख्या और व्यवस्थित मॉडलिंग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने खेल बदल दिया।
उन्होंने दुनिया को सिखाया कि तारे यादृच्छिक नहीं हैं, वे ऐसे पैटर्न्स द्वारा शासित हैं जिन्हें मानव मस्तिष्क समझ सकता है। यूनानियों के साथ खगोल विज्ञान अवलोकन से कहीं अधिक बन गया। ये पृथ्वी और आकाश के बीच, तर्क और मिथक के बीच, और जो हम देखते हैं और जो हम जानते हैं उसके बीच एक तर्क बन गया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब दूरबीन का आविष्कार हुआ, तब तक मानवता आंखों, छाया और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं के साथ आकाश को देखने में हजारों वर्ष बिता चुकी थी। और फिर भी उन प्राचीन सभ्यताओं ने जो हासिल किया वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उन्होंने तारों की मैपिंग की, ग्रहों को ट्रैक किया, ग्रहणों की भविष्यवाणी की और संक्रांति और विषुव के अनुरूप स्मारक बनाए। ये सब बिना लेंस, उपग्रह और बिजली के। जो बात उनकी उपलब्धियों को और भी असाधारण बनाती है वो ये है कि उन्होंने इसे स्वतंत्रतापूर्वक किया। मेसोपोटामिया में सुमेरियन, मेसो अमेरिका में माया, एशिया में चीनी और भारतीय, भूमध्य सागर के चारों ओर यूनानी और मिस्री, इन सभी ने अपने स्वयं के विश्व विचारों में निहित खगोलीय प्रणालियों का विकास किया। फिर भी महासागर अलग अलग होने के बावजूद वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। आकाश बिना क्रम के चलता है और वो क्रम मायने रखता है। प्राचीन खगोल विज्ञान आइवरी टावर्स तक सीमित नहीं था। इसने कृषि, धर्म, वास्तुकला, राजनीति और दर्शन को आकार दिया। इसने तय किया कि कब पौधे लगाना है, कब प्रार्थना करनी है, कब निर्माण करना है और कब शासन। प्रत्येक संस्कृति में आकाश को समझना दैवीय या कम से कम अस्तित्व की विशाल मशीनरी में अपने स्थान को समझने के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। और जबकि उनके मॉडल विविध थे, कुछ भूकेंद्रित, कुछ मैथिक, कुछ चक्रीय, उन सभी में एक विशेषता थी, ब्रह्मांड के लिए एक गहरा, अटूट सम्मान। कई प्राचीन लोगों के लिए आकाश सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं था, वो जीवंत, विचारशील और पवित्र था। दूरबीन अंततः सब कुछ बदल देगी। उसने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं, शुक्र के चरणों, सूर्य के धब्बों और हमारी आकाशगंगा से कहीं दूर आकाशगंगाओं को प्रकट किया। लेकिन बुनियादी काम, धैर्यपूर्वक मानचित्रण, व्यवस्थित रिकॉर्ड और शीयर जिज्ञासा जो प्राचीनों से संबंधित है। आज जब भी हम कैलेंडर देखते हैं, फोन ऐप के माध्यम से तारों का मानचित्र बनाते हैं या संक्रांति मनाते हैं, तो हम उनकी विरासत को साथ लेकर चलते हैं। प्रत्येक जीपीएस, सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन मिट्टी, पत्थर और पपायरस पर रखी बुनियादों पर बनाया गया है। वे ब्लैक होल या कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सही सवाल पूछे, उन्होंने देखा और उन्होंने ध्यान दिया। बिना जाने अंधेरे में वे प्रथम वैज्ञानिक बने। शांतिपूर्वक, विश्वासपूर्वक उन्होंने अपने प्रश्न आकाश में लिखे और उनके धन्यवाद अब हमारे पास न केवल अंतरिक्ष में बल्कि अपनी उत्पत्ति में भी गहराई से देखने के उपकरण है। 1803 में कुछ अभूतपूर्व हुआ। बड़ी मुश्किल से 30 दशक पुराना एक युवा गणराज्य इतना विशाल भूभाग खरीदा कि रातों रात उसका क्षेत्र दोगुना हो गया। लुइसियाना की खरीद सिर्फ एक रियल एस्टेट सौदा नहीं था, ये एक युग राजनीतिक वज्रपात था। एक कलम के झटके से संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से मिसिसिपी नदी से रॉकी पर्वत तक 8,28,000 वर्ग मील से अधिक भूमि अधिग्रहित कर ली। भविष्य के 13 राज्य अंततः इस विशाल उपजाऊ भूभाग से उभरेंगे और कीमत $15 मिलियन, लगभग 4 सेंट प्रति एकड़। लेकिन जो बात इसे और भी असाधारण बनाती है वो ये है कि इसे आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, यहाँ तक कि अमेरिकियों ने भी नहीं। उस समय राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का एक लक्ष्य था मिसिसिपी नदी और न्यू ऑर्लियंस के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर तक पहुंच सुनिश्चित करना। युवा राष्ट्र नदी व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर था। ओहायो घाटी के किसानों को अपने सामान को दक्षिण की ओर प्रवाहित करने की आवश्यकता थी और जिसने भी न्यू ऑर्लियंस को नियंत्रित किया उसके पास आर्थिक अस्तित्व की चाबी थी। जेफरसन ने राजनयिकों को केवल न्यू ऑर्लियंस और आसपास की कुछ जमीनों के लिए फ्रांस को $10 मिलियन तक पेशकश करने को अधिकृत किया था, बस इतना ही। लेकिन जब वे राजनयिक आए तो वे हक्के बक्के रह गए। फ्रांसीसियों के पास एक प्रति प्रस्ताव था, सिर्फ न्यू ऑर्लियंस नहीं, पूरा लुइसियाना क्षेत्र। क्यों? फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन अपनी प्राथमिकताएं बदल रहे थे। नेपोलियन के पास एक भव्य उत्तरी अमेरिकी साम्राज्य का सपना था, लेकिन हैतियन क्रांति ने कैरिबियन में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को चुना दे दी थी। बीमारी, विद्रोह और ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव ने लुइसियाना पर पकड़ इसकी कीमत से कहीं अधिक मुसीबत बना दी थी। नेपोलियन को युद्ध के लिए धन की आवश्यकता थी, दलदलों और मैदानों की नहीं। एक अप्रत्याशित अवसर का सामना करते हुए अमेरिकी वार्ताकारों ने जेफरसन से पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही तुरंत हाँ कह दी। आखिरकार ये महज एक पत्थर नहीं था, ये मिसिसिपी नदी, महान मैदान, रॉकी पर्वत और महाद्वीप के हृदय पर भविष्य पर नियंत्रण था। जेफरसन को जो मिला वो सिर्फ जमीन नहीं थी, ये नियति थी, पश्चिम की ओर विस्तार, राष्ट्रीय विकास और अनिवार्यतः संघर्ष के लिए एक खाली कैनवस।
लेकिन जब अखबारों ने जश्न मनाया तो एक सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया गया। ये ज़मीन खाली नहीं थी, ये पहले से ही दर्जनों मूल राष्ट्रों का घर थी। प्रत्येक का अपना इतिहास, गठबंधन और दावे थे, और इसलिए पेरिस में किया गया एक सौदा न केवल मानचित्र को नया रूप देगा, बल्कि ये पूरे महाद्वीप पर जीवन को बदल देगा। लुइजियाना के केंद्र में एक व्यक्ति था जिसके सिर पर मुकुट और सिर पर दर्द था, नेपोलियन बोनापार्ट। 1803 में फ्रांसीसी सम्राट यूरोप, कैरेबियन और अपने खजाने में कई मोर्चों पर लड़ रहा था। और इसलिए एक ऐसे कार्य में जिसने इसमें शामिल लगभग सभी लोगों को चौंका दिया, उसने उत्तरी अमेरिका का 1/3 हिस्सा उसी देश को बेचने की पेशकश की जिसे उसने एक बार महाद्वीपीय शक्ति से अवरुद्ध करने की आशा की थी। ये उस तरह से शुरू नहीं हुआ था। कुछ ही साल पहले फ्रांस ने सैन इल्डेफोंसो की संधि के तहत गुप्त रूप से स्पेन से लुइजियाना का अधिग्रहण किया था। नेपोलियन के पास एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य को बहाल करने के भव्य सपने थे। लुइजियाना फ्रांस के कैरिबियाई उपनिवेशों के मुकुट रत्न सान डोमिंगो, जिसे आज हैती के नाम से जाना जाता है, गेहूं, मांस और आपूर्ति देगा। फ्रांस लुइजियाना को अपने लिए नहीं चाहता था, वो चीनी का समर्थन करना चाहता था, लेकिन वो दृष्टि आग और बुखार में ढह गई। टूसा लुबाचुर जैसे नेताओं के अधीन पूर्व गुलाम लोगों के नेतृत्व में हैतियन क्रांति पूर्ण विद्रोह में बदल गई थी। फ्रांस ने इसे कुचलने के लिए हजारों सैनिक भेजे और हजारों की संख्या में उन्हें मरते देखा। सिर्फ लड़ाई से नहीं, बल्कि पीले बुखार से भी। नेपोलियन ने अपना सर्वश्रेष्ठ जनरल, अपनी सेना और पृथ्वी पर सबसे अमीर चीनी कॉलोनी को पुनः प्राप्त करने का मौका खो दिया। सान डोमिंग के चले जाने से लुइजियाना अप्रासंगिक हो गया। अप्रासंगिक से भी बदतर, ये अब बचाव योग्य नहीं था। और जब ब्रिटेन फ्रांस के खिलाफ एक और युद्ध की तैयारी कर रहा था, नेपोलियन को डर था कि लुइजियाना पर बलपूर्वक कब्जा किया जा सकता है। इसलिए इसे रखने के लिए संघर्ष करने के बजाय उसने इसे बेच दिया। और सामान्य नेपोलियन फैशन में निर्णय तेज, साहसिक और पूरी तरह से व्यावहारिक था। 11 अप्रैल 1803 को उन्होंने एक प्रस्ताव देकर अमेरिकी राजनयिक रॉबर्ट लिविंगस्टन और जेम्स मुनरो को चौंका दिया। केवल न्यू ऑरलियंस ही नहीं, संपूर्ण लुइजियाना $15 मिलियन में। नेपोलियन का तरीका सरल था। मैंने इंग्लैंड को एक समुद्री प्रतिद्वंदिता दी है जो देर या सवेर उसका गौरव कम कर देगी। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, वो चाहते थे कि अमेरिका इतना मजबूत हो जाए कि वो ब्रिटेन का मुकाबला कर सके। लुइजियाना को बेचना समर्पण नहीं था, ये रणनीति थी। और इसलिए एक ही कार्य में नेपोलियन ने अपने अमेरिकी साम्राज्य को त्याग दिया और उस देश का भविष्य बदल दिया जिससे वो मुश्किल से सम्मान करते थे। उनके लिए जो एक साम्राज्यवादी विचार था, वो पश्चिम में अमेरिका के विस्तार के लिए लॉन्चिंग पैड बन गया और पूरे महाद्वीप में देशी साम्राज्यता का अंत की शुरुआत बन गया। थॉमस जेफरसन ने लंबे समय से कृषि गणराज्य की कल्पना की थी, अपनी भूमि पर रहने वाले स्वतंत्र किसानों का एक राष्ट्र जो स्वतंत्रता और नागरिक गुणों से एक साथ बंधा हुआ है। लुइजियाना की खरीद उसका सपना सच होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इसने उन्हें एक संवैधानिक दुस्वप्न दिया। जेफरसन एक सख्त निर्माणवादी थे। उनका मानना था कि संघीय सरकार को केवल संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और अनुमान लगाएं क्या, उस दस्तावेज में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अमेरिकी सरकार विदेशी क्षेत्र खरीद सकती है। किसी महाद्वीप को खरीदने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। एक लेन देन में राष्ट्र के आकार को दोगुना करने के लिए कोई कानूनी रोड मैप नहीं था। तो जेफरसन झिझके। नेपोलियन की पेशकश सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छी थी। मिसिसिपी से रॉकी माउंटेन तक भूमि विस्तार के लिए $15 मिलियन, ये सभ्यता में एक बार आने वाला अवसर था। लेकिन जेफरसन को विरोधाभास से जूझना पड़ा। क्या वो एक ऐसे व्यक्ति जो संघीय अतिक्रमण से डरता था, इतने बड़े अधिग्रहण को उचित ठहराने के लिए संविधान का विस्तार कर सकते हैं? निजी तौर पर उन्होंने खरीद को अधिकृत करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन घड़ी टिक टिक कर रही थी और राजनीतिक वास्तविकताएं सामने आ रही थीं। यदि देर हुई तो नेपोलियन अपना मन बदल सकता है या ब्रिटेन स्याही सूखने से पहले क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। तो जेफरसन ने कुछ विडंबनापूर्ण किया। उन्होंने निहित शक्तियों को अपनाया, वही चीज़ जिसके लिए उन्होंने वर्षों पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन की आलोचना की थी। इस खरीद को एक संधि के रूप में तर्कसंगत किया गया, जिसे संविधान ने राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति के साथ करने की अनुमति दी थी। सीनेट ने अक्टूबर 1803 में समझौते की पुष्टि की और जेफरसन ने चुपचाप असहज महसूस करते हुए अपने निर्णय का बचाव किया, जिसे राष्ट्र के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताते हुए। और ऐसे ही कंसंरक्षणवादी वाले जेफरसन अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े शांतिपूर्ण भूमि अधिग्रहण के वास्तुकार बन गए।
ये विरोधाभास उनके आलोचकों को नागवार गुजरा, जिन्होंने उन्हें पाखंडी कहा, लेकिन जेफरसन ने इसे एक आवश्यक समझौते के रूप में देखा। अपने विचार में संविधान को गणराज्य को नष्ट करने के बजाय उसे संरक्षित रखने के लिए झुकाया। ऐसा करके उन्होंने एक मिसाल कायम की। संघीय सरकार स्पष्ट संवैधानिक अधिकार के बिना भी संधि के द्वारा भूमि अधिग्रहित कर सकती है और उस मिसाल को बार बार लागू किया जाएगा। जब संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम से और विस्तार करेगा और उन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा जिन पर पहले ही अन्य लोग रहते थे। लुइसियाना खरीद पर हस्ताक्षर किए गए, सील बंद किए गए और पुष्टि कर दी गई, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता था कि अमेरिका ने अभी क्या खरीदा। भूमि विशाल थी, मानचित्र विरल था और अज्ञात नदियों, पहाड़ों, प्रजातियों और लोगों से भरा हुआ था। इसलिए 1804 में राष्ट्रपति जेफरसन ने एक अभियान शुरू किया जो अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित यात्राओं में से एक बन गया, जो खोज का मूल था, जिसका नेतृत्व मेरीवेदर लुइस और विलियम क्लार्क ने किया। उनका मिशन महत्वाकांक्षी था। नए क्षेत्र का अन्वेषण करें, मूल राष्ट्रों के साथ व्यापार स्थापित करें, भूमि के संसाधनों का अध्ययन करें और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशांत महासागर के लिए एक जल मार्ग खोजें। जेफरसन ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज का सपना देखा था, अटलांटिक और प्रशांत के बीच एक नौगम्य लिंक जो व्यापार में क्रांति ला देता। स्पॉइलर, यह अस्तित्व में नहीं था, लेकिन लुइस और क्लार्क ने जो कुछ पाया वो अब भी अमेरिकियों के महाद्वीप पर अपने स्थान को देखने के तरीके को बदल देगा। वे मई 1804 में 30 से अधिक लोगों की टीम के साथ सेंट लुइस से शुरू हुए और अमेरिकी निवासियों से अछूती भूमि पर नदी की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने 100 से अधिक नई पशु प्रजातियों और 178 नए पौधों का दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने नदियों का मानचित्र किया, पहाड़ों का रेखाचित्र बनाया और वैज्ञानिक तथा निवंश विज्ञान टिप्पणियों से भरी सूक्ष्म पत्रिकाएं रखीं। लेकिन उन्होंने ये अकेले नहीं किया। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक सकाजाविया थीं, जो एक युवा शोशोनी महिला थीं जो अपने फ्रांसीसी कनाडाई पति के साथ इस अभियान में शामिल हुईं। सकाजाविया सिर्फ एक अनुवादक नहीं थे, वो शांति का प्रतीक थीं। एक बच्चे के साथ उसकी उपस्थिति ने मूल जनजातियों को संकेत दिया कि ये कोई युद्ध दल नहीं था। भूगोल और कूटनीति के उनके ज्ञान ने कोर को खतरनाक क्रॉसिंग से बचने और महत्वपूर्ण गठबंधन बनाने में मदद की। 2 वर्षों में अभियान ने नाव, घोड़े और पैदल चलकर 8000 मीटर से अधिक की यात्रा की। वे नवंबर 1805 में प्रशांत महासागर पहुंचे, सर्दियों के लिए एक किला बनाया और 1806 तक पूर्व की ओर लौट आए। उन्हें नॉर्थ वेस्ट पैसेज नहीं मिला, लेकिन वे यकीनन अधिक मूल्यवान चीज वापस ले आए, नई अधिग्रहित भूमि और वहां रहने वाले लोगों का एक विस्तृत विवरण। जेफरसन ने केमिस्ट्री खरीदी थी, लुइस एंड क्लार्क ने इसे वास्तविक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां उनकी रिपोर्टों ने पश्चिम की ओर विस्तार के सपनों को प्रेरित किया, वहीं उन्होंने कुछ गहरे रंग की भी भविष्यवाणी की। स्वदेशी लोगों पर आने वाला दबाव और खोज के बैनर के तले विजय की ओर अपरिहार्य धक्का। अमेरिकी राजनेताओं और बसने वालों के लिए लुइसियाना खरीद एक लैंड बोनांजा थी, खेतों, शहरों और महत्वाकांक्षा के लिए एक खाली स्लीट। लेकिन सदियों से वहां रहने वाले मूल निवासियों के लिए ये कुछ और ही था। ओफेरेशिया की शुरुआत। अमेरिका ने फ्रांस से जो जमीन खरीदी थी वो पहले से ही 50 से अधिक संप्रभु स्वदेशी राष्ट्रों का घर थी, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषा, क्षेत्र और शासन प्रणाली थी। ओजांसू से लेकर चयन, कोमांचे और मांडन तक ये समुदाय यूरोपीय ध्वज के लगाए जाने से बहुत पहले से भूमि का प्रबंधन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे और गठबंधन बना रहे थे। लेकिन जेफरसन और भविष्य के अमेरिकी नेताओं की नज़र में लुइसियाना क्षेत्र एक कैनवस था, विशाल, कम इस्तेमाल किया गया और अमेरिकी निपकान के लिए तैयार। समझौते में वहां रहने वाले मूल राष्ट्रों से सलाह नहीं की गई थी, उन्हें सूचित नहीं किया गया था, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया था। एक दिन वो संप्रभु लोग थे, इसके बाद उन्हें विस्तारित अमेरिकी गणतंत्र का विषय घोषित कर दिया गया। जेफरसन का मानना था कि मूल लोग या तो अमेरिकी समाज में आत्मसात हो सकते हैं या यदि संभव हो तो शांतिपूर्वक स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक। निजी पत्रों में उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे निवासी पश्चिम की ओर बढ़े, मूल निवासियों को भी पश्चिम की ओर जाना होगा ताकि वे नष्ट हो जाएं। इसे अभी तक हटाना नहीं कहा गया था, लेकिन विचार पहले ही बन रहा था। लुइस और क्लार्क अभियान के प्रचुर भूमि और प्राकृतिक संपदा की खबर के साथ लौटने के बाद ये दबाव और तेज हो गया। संघीय सरकार ने जमीन पर दावा करने और जनजातियों को पश्चिम की ओर धकेलने के लिए संधियों पर बातचीत शुरू कर दी, जिनमें से कई भ्रामक या जबरन थी।
कुछ मामलों में सैन्य बल ने इन प्रयासों का समर्थन किया, दूसरों में यह बीमारी और विस्थापन था जिसने काम किया। लुइजियाना खरीद ने अमेरिकी विस्तार में एक नए चरण की शुरुआत को चिन्हित किया। नियति को प्रकट करने से पहले कि उसका कोई नाम था, ये विश्वास कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्देश्य महाद्वीप को नियंत्रित करना था, इस बिक्री में इसका कानूनी आधार था और मूल नाग राष्ट्रों के जीवन और भूमि में इसकी नैतिक कीमत थी। स्वदेशी लोगों के लिए लुइजियाना खरीद एक लेन देन नहीं था, ये एक अतिक्रमण था। ऐसे नक्शे बनाए जो कभी उनके नहीं थे, उन बंधों को मिटा दिया जिन्हें कभी मान्यता नहीं दी गई थी, और उन बसने वालों की एक लहर को जन्म दिया जो व्यापार करने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आए थे, और वो लहर अभी शुरू ही हुई थी। लुइजियाना खरीद को एक विजय के रूप में देखा गया, क्षेत्र का एक शांतिपूर्ण अधिग्रहण जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार को लगभग दोगुना कर दिया। लेकिन जहां जमीन का सौदा कागज पर साफ था, जमीन पर हकीकत कुछ भी नहीं थी। विस्तार कीमत के साथ आया। इसकी कीमत सोने से नहीं बल्कि संघर्ष, विस्थापन और सांस्कृतिक विनाश के रूप में चुकाई गई। नए क्षेत्र की सुरक्षा के साथ अमेरिकी निवासी पश्चिम की ओर बाढ़ लाना शुरू कर दिया। उपजाऊ कृषि भूमि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक अवसर की आशा से प्रेरित होकर उन्होंने उन भूमियों में प्रवेश किया जहां अभी भी स्वदेशी लोग रहते हैं। संघीय सरकार ने अपने नए अधिकार को प्रबंधित और लागू करने के लिए किले, सड़कें और प्रशासनिक पदों की स्थापना की। इसने भूमि के दो दृष्टों के बीच धीमे धीमे होने वाली टक्कर के लिए मंच तैयार कर दिया। एक ने इसे दावा करने और सुधारने के लिए संपत्ति के रूप में देखा, और दूसरे ने इसे साझा करने और सम्मान करने के लिए एक जीवित इकाई के रूप में देखा। आश्चर्यजनक रूप से विरोधी झड़पें युद्धों में बदल गईं। संधियां पर हस्ताक्षर किए गए, फिर उन्हें तोड़ दिया गया, और धीरे धीरे सीमा रेखा राइफलों, रेलगाड़ियों और अथक महत्वाकांक्षा के बल पर पश्चिम की ओर बढ़ी। लेकिन केवल स्वदेशी लोगों ने इसकी कीमत नहीं चुकाई। लुइजियाना क्षेत्र ने एक नैतिक संकट को भी तीव्र कर दिया जो अंततः राष्ट्र को विखंडित कर देगा। गुलामी। दक्षिणी नेताओं ने तुरंत विशाल नई भूमि को बागानी कृषि का विस्तार करने के अवसर के रूप में देखा। क्षेत्र के दक्षिणी हिस्सों में कपास और चीनी फली फूली, और दास श्रम को इसे लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक माना जाता था। इससे एक विस्फोटक प्रश्न उठा, क्या नए क्षेत्रों में गुलामी की अनुमति होगी? इसका जवाब संसद को दशकों तक परेशान करता रहेगा। इसके कारण मिसौरी समझौता, क्षेत्रीय तनाव और अंततः गृहयुद्ध हुआ। लुइजियाना खरीद ने सिर्फ अमेरिका की सीमाओं को नहीं बढ़ाया, इसने इसके राजनीतिक ताने बाने को टूटने की स्थिति तक पहुंचा दिया, और इसके पर्यावरणीय परिणाम भी थे। नदियों को ध्वस्त कर दिया गया, मैदानों को जोत दिया गया, भैंसें लगभग नष्ट हो गईं। परिवर्तन तीव्र और अपरिवर्तनीय था। जो कभी आग, झुंड और स्वदेशी प्रबंधन द्वारा शक्ल लिया गया क्षेत्र था, वो खेतों, बाड़ों और औद्योगिक निष्कर्षण का पैचवर्क बन गया। भूमि को कब्जे में लेने में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने किए का बोझ भी विरासत में मिला, एक विरासत जो अभी भी भूमि अधिकारों, आदिवासी संप्रभुता और मुआवजे पर बहस की गूंज है। जमीन भले ही खरीद ली गई हो, लेकिन वास्तविक कीमत अभी भी चुकाई जा रही है। जैसे ही लुइजियाना की खरीदारी की स्याही सूख गई, एक नया प्रश्न सामने आया। आप वास्तव में इतने विशाल क्षेत्र पर कैसे शासन करते हैं कि ये कल्पना से परे है। ये भूमि लुइजियाना से मोंटाना और डकोटा से कोलोराडो तक 15 आधुनिक अमेरिकी राज्यों के पूरे या कुछ भाग में फैली हुई है। लेकिन 1803 में ये संभावनाओं से भरा एक अपरिभाषित जंगल था, लेकिन कुछ सड़कों, कोई कस्बे नहीं और अनगिनत प्रतिस्पर्धी दावों के साथ। पहला कदम सर्वेक्षण करना था, सीमाओं, नदियों, पहाड़ों और अंततः संपत्ति रेखाओं का मानचित्रण करना था। लुइस और क्लार्क, ज़ेबुलन पाइक और अन्य के नेतृत्व वाले अभियानों ने आधार तैयार किया। भूगोलवेत्ता, भूमि सट्टेबाज और सैन्य इंजीनियर ने मानचित्र बनाते हुए उनका अनुसरण किया, जो धीरे धीरे काउंटी रेखाएं, आरक्षण और राज्य की सीमाएं बन गईं। जो एक खुली और परस्पर जुड़ी हुई स्वदेशी दुनिया थी, उसे अब आयतों में काटा जा रहा था। कांग्रेस ने क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए कानून पारित किए, पहले सैन्य जिलों के रूप में, फिर संगठित क्षेत्रों के रूप में।
प्रत्येक संघीय सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नरों के साथ इन नई प्रशासनिक इकाइयों ने उत्तर पश्चिमी अध्यादेश द्वारा स्थापित पैटर्न का पालन किया। एक बार जब क्षेत्र में पर्याप्त निवासी हो गए तो ये राज्य के दर्जे के लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन सभी सीमाएं तर्क या न्याय के साथ नहीं खींची गई थीं। 1821 में मसूरी के निर्माण को ही लें, जो परिचेज से बना पहला राज्य था। इसकी स्वीकृति से राष्ट्रीय हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि मिसौरी गुलामी की अनुमति देना चाहता था। परिणामी मिसौरी समझौते ने परिचेज पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी। इसके दक्षिण में गुलामी की अनुमति होगी, उत्तर में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वो एक रेखा दशकों तक अमेरिकी राजनीति को परेशान करती रहेगी, क्योंकि प्रत्येक नए राज्य की स्थिति से उत्तर और दक्षिण के बीच संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके बीच श्वेत बाशिंदे अक्सर कानून से पहले ही नए क्षेत्रों में आ गए। उन्होंने कब्जा करके और संघ प्रायोजित भूमि अनुदानों के माध्यम से तेजी से जमीन पर दावा किया। मूल निवासी लोगों ने, यहाँ तक कि जिनके पास मौजूदा संधियां थीं, उनकी भूमि को अचानक पुनर्वर्गीकृत पाया। पहले क्षितिज, फिर खुली भूमि, फिर किसी और के खेत के रूप में। और जब नक्शे भरे जा रहे थे तो वे मिटा भी रहे थे। देशी रास्तों को मिटा रहे थे, मौसमी प्रवास को मिटा रहे थे, स्वदेशी नामों को मिटा रहे थे और उनकी जगह जेफरसन सिटी, बैटन रूज और फोर्ट पियरे जैसे नाम रख रहे थे। अमेरिका की इस नई दृष्टि में सीमाएं केवल मानचित्र पर रेखाएं नहीं थीं, वे नियंत्रण के उपकरण थे। दावा करने, विभाजित करने, बेचने और जमीन पर शासन करने के तरीके थे जो कुछ साल पहले किसी राष्ट्रपति, किसी राज्य और निश्चित रूप से किसी साम्राज्य की नहीं थी। लुसियाना परिचेज ने न सिर्फ अमेरिका की सीमाओं को नया आकार दिया, बल्कि उसे उसकी पहचान को फिर से परिभाषित किया। एक कूटनीतिक झटके के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक को गले लगाने वाले एक तटीय गणराज्य से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली एक महाद्वीपीय शक्ति में बदल गया। ये शब्द अस्तित्व में आने से पहले ही प्रकट भाग्य की पहली बड़ी छलांग थी और इसने विस्तार, विजय और पुनराविष्कार की अगली शताब्दी के लिए स्वर निर्धारित कर दिया। राजनीतिक रूप से इस खरीद ने एक मिसाल कायम की कि संघीय सरकार स्पष्ट संवैधानिक मार्गदर्शन के बिना भी संधि के माध्यम से नई जमीन हासिल कर सकती है। यही मिसाल फ्लोरिडा, टेक्सास, ओरेगन, अलास्का और हवाई के मामले में भी दोहराई जाएगी। अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि भूभागों का संग्रहकर्ता, एक ऐसा राष्ट्र बन गया जो हमेशा पश्चिम की ओर देखता रहा। सांस्कृतिक रूप से इसने एक नई तरह के अमेरिकी मिथक का जन्म दिया। वो सीमांत क्षेत्र का मिथक था। लुसियाना क्षेत्र कठोर बस्तियों वाले, साहसी खोजकर्ताओं और व्यापक संभावनाओं की पृष्ठभूमि बन गया, लेकिन हर प्रगतिशील के सपने के लिए एक मूल निवासी का नाशमार था। खोई हुई जमीन, टूटी हुई संधियों और लोगों को और भी निर्वासन में धकेले जाने की स्मृति। आर्थिक रूप से इसका प्रभाव चौंकाने वाला था। मिसिसिपी नदी अमेरिकी वाणिज्य की धमनी बन गई। सेंट लुइस, न्यू ऑरलियंस और कैंसस सिटी जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। उपजाऊ मैदान कृषि भूमि में बदल गए और सोने, चांदी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज ने परिचेज के कुछ हिस्सों को औद्योगिक विकास के इंजनों में बदल दिया। लेकिन उनकी गहरी विरासत एक विरोधाभास है। ये परिचेज अमेरिकी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती थी, अवसर, विकास, स्वतंत्रता, और फिर भी इसमें अमेरिका की सबसे गहरी विफलताएं, बेदखली, गुलामी और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं भी समाहित थीं। ये दूसरों से छीनी गई जमीन पर लिखी गई विजय की एक कहानी है जो अक्सर हिंसक तरीके से थी। आज लुसियाना परिचेज की सीमाएं उन राज्यों को परिभाषित करती हैं जिन्हें लाखों लोग अपना घर कहते हैं। राजमार्ग उन जगहों को काटते हैं जहां कभी भैंसें घूमती थीं, जहां कभी पवित्र भूमि हुआ करती थी, वहां अब गेहूं के खेत उगते हैं। और फिर भी मिट्टी और एस्फाल्ट के नीचे उस परिचेज की यादें अभी भी बनी हुई हैं, न सिर्फ एक लेनदेन के रूप में, बल्कि एक मोड़ के रूप में। इसने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कीमत पूरी तरह से मौद्रिक थी, या जैसा कि बाद में कई लोग तर्क देंगे, ये जीवनों, संस्कृतियों और भूदृश्यों में मापी गई थी जो कभी वापस नहीं खरीदे जा सकते थे। अंततः लुसियाना परिचेज एक जमीन का सौदा नहीं था, ये एक निर्णायक मोड़ था। पूर्वी तर्क से चिपके एक नाजुक गणराज्य से अमेरिकी पहचान का एक ऐसा बदलाव जो एक उभरते हुए साम्राज्य में बदल गया, जो बहादुरी से आंतरिक भाग की तरफ बढ़ रहा था। स्याही पेरिस में सूख गई, लेकिन इसके परिणाम मैदानों, नदियों और पीढ़ियों तक गूंजते रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इसका मतलब था संभावना,
इसने एक नए राष्ट्रीय आत्मविश्वास को जगाया, एक विश्वास के विस्तार न सिर्फ वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी है। ये विश्वास नीति में बदल जाएगा, स्पष्ट नियति बन जाएगा और अंततः अमेरिका को प्रशांत महासागर और उससे भी आगे ले जाएगा। इसने भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और विकास पर आधारित शक्ति का एक नमूना भी पुख्ता किया। पश्चिम अब एक रहस्य नहीं था, वो एक लक्ष्य था और बस्तियों वालों, सट्टेबाजों और राजनेताओं के लिए ये पहले से मौजूद चीज़ों को उखाड़ फेंकने का एक खुला निमंत्रण था। मूल निवासी राष्ट्रों के लिए ये परिवर्तन विनाशकारी था। जिस जमीन पर वे रहते थे, जिसके लिए वे व्यापार करते थे, जिसके लिए वे संघर्ष करते थे और जिसका वे सम्मान करते थे, वो अचानक उनकी नहीं रही। किसी आक्रमणकारी सेना के द्वारा नहीं, बल्कि एक दूरस्थ सरकार के द्वारा जिसने इसे खरीदने का दावा किया था। कोई बातचीत नहीं, कोई सहमति नहीं, बस मानचित्र पर एक रेखा और नियमों का एक नया सेट। अमेरिकी बाशिंदों के आगमन से हिंसा, जबरन विस्थापन और सांस्कृतिक विनाश का ये चक्र तेज हुआ। संधियां आई और गईं, आरक्षण बनाए गए, बाइसन का वध किया गया, भाषाएं लुप्त हो गईं। जब तक धूल जमी, लुसियाना क्षेत्र में मूल निवासियों की उपस्थिति काफी हद तक सीमित, खामोश या मिटा दी गई थी, हालांकि कभी समाप्त नहीं हुई। और फिर भी परिचेस की विरासत परतों में छिपी हुई है। इसने उभरते शहरों, अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे को मॉडर्न संयुक्त राज्य अमेरिका को आकार देने में मदद की। उसने जो नदियां दी, वे जीवन रेखाएं बन गईं। उसने जो प्राकृतिक संसाधन दिए, उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। उसने जो जगह खोली, उसमें नवाचार, विविधता और पुनराविष्कार के अवसर प्रदान किए। लेकिन उस सौदे की छाया आज भी बनी हुई है। लुसियाना परिचेज आज एक विरोधाभास, एक बहादुर कूटनीतिक विजय और विस्थापन की रूपरेखा के रूप में खड़ी है। ये विकास और दुख, महत्वाकांक्षा और स्मृति की कहानी है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को वो बनाया जो वो है, लेकिन उसने एक हिसाब भी दिया जो आज भी जारी है। आप उस जमीन का जश्न कैसे मनाएं जिसे आपने सचमुच में कभी मांगा नहीं और जिसे आप कभी वापस लौटा नहीं सकते। अंततः लुसियाना परिचेज एक जमीन का सौदा नहीं था, ये एक निर्णायक मोड़ था।